हेलो एंड वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। इन टुडेज प्रीलिम स्पेशल प्रोग्राम हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को कवर करेंगे और देखेंगे किस प्रकार यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है और कैसे पास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस को पूछा है। सो लेट अस स्टार्ट और आज के इस डिस्कशन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में रहा है इस साल वो है मेटावर्स। देखिए, व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स एक तरीके का ऐसा यूनिवर्स है जो कि फिजिकली एंड वर्चुअली एक्सेसिबल है। क्या है मेटावर्स? बिकॉज आपको देखने को मिलेगा फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया है। दिस मेटा टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज ऑगमेंटेड वर्चुअल एंड योर मिक्स्ड रियलिटी, ये इसी का एक कॉम्बिनेशन है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटावर्स से। देखिए, मेटावर्स इज अ पैरेलल वर्चुअल यूनिवर्स। एक तरीके का वर्चुअल यूनिवर्स है, इसलिए ही इसका नाम मेटावर्स रखा गया है। और अ वर्ल्ड कंबाइनिंग ऑल दी वर्चुअल टेक्नोलॉजीज, जितनी भी वर्चुअल टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको अगर आप कंबाइन कर देते हैं देन कम्स दी मेटावर्स। किस प्रकार की वर्चुअल टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की, वर्चुअल रियलिटी की एंड मिक्स्ड रियलिटी की। देखिए, इट कंबाइंस द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टो करेंसीज, मिक्स्ड रियलिटी। और इस पर अगर आप यूज कर सकें, एक वर्चुअल पूरा का पूरा यूनिवर्स बनने वाला है आने वाले कुछ समय में, तो आप यहां पर इंटरैक्ट कर सकते हैं इस यूनिवर्स के साथ। उसी का नाम मेटावर्स रखा गया है। With the metaverse, people will be able to create their own digital avatars just like our current universe. Start करते हैं सबसे पहले उसकी एप्लीकेशंस पे, बिकॉज यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछने लग गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डेप्थ इन कोर डेप्थ ऑफ योर साइंस एंड टेक इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज यूपीएससी फोकस बहुत ज्यादा किस पर नहीं करता है, बिल्कुल डीप साइंस जो आप लोग 9th एंड 10th में पढ़ते हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं होता है। बिकॉज यूपीएससी कहता है इट डजंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन बट द अपेरेंट लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड हेयर। तो अपेरेंट लेवल ऑफ नॉलेज के लिए आपको इसके एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। अब मैं आपसे बात करता हूं किस प्रकार इस मेटावर्स यूनिवर्स की एक तरीके से भूमिका बनाई जा रही है, या आने वाले कुछ समय में दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड इज द न्यू रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते हैं व्हाट्सएप पे और स्नैपचैट पे हम लोग अपने डिजिटल अवतार्स क्रिएट कर सकते हैं आज। तो डिजिटल अवतार्स क्या हैं, किस तरीके से हम दिखते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली उसको क्रिएट करते जा रहे हैं। बट इफ we can also create these kind of avatars on a virtual world, मतलब ऐसा होगा आने वाले समय में हम लोग इंटरैक्ट नहीं कर रहे होंगे, हमारे अवतार्स इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। एवरीबडी विल हैव देयर ओन पर्सनल अवतार, डिजिटाइज्ड अवतार होगा और वो इंटरैक्ट करेगा इस यूनिवर्स के साथ। आपके बिहाफ पे आपका अवतार होगा वहां पे। पीपल कैन कस्टमाइज देयर हेयर स्टाइल्स, उनके क्लोथ्स, जैसे कि आप देखते भी हैं स्नैपचैट पे भी जो अवतार है उस पे भी हम लोग कर सकते हैं किस प्रकार से हमें अपने बाल रखने हैं, कैसे हम लोग, उसमें कई सारे टेम्पलेट्स दिए होते हैं, आप चूज कर सकते हैं, है ना, हम कैसे दिखते हैं, आपका रंग कैसा है, आप किस तरीके के कपड़े पहनना चाहते हैं, एवरी काइंड ऑफ थिंग। आपकी जॉब कैसी है, पार्टनर्स कैसे चाहिए इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। In these alternative digital realities, people can work, play and socialize। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आने वाले कुछ समय में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप लोगों का फिजिकल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगा। मतलब आपस में हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हम करेंगे इंटरैक्ट बट थ्रू अ डिजिटल अवतार्स। एक ऐसा यूनिवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे यहां पर यह बोलना चाहता हूं कि आप ऐसा एज्यूम करिए कि आपने हेडसेट्स पहने। अभी मैं आपको दिखाता हूं हेडसेट्स कैसे। फॉर एग्जाम्पल, दीज काइंड ऑफ हेडसेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आपने इस तरीके के हेडसेट्स पहने, ये आप देख सकते हैं नीचे, ये होते हैं वी आर हेडसेट्स। आपने वी आर हेडसेट्स पहने एंड देन यू आर ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर वर्ल्ड। आप हो इसी वर्ल्ड में, यू आर सिटिंग इन दिस वर्ल्ड, बट आपके सेंसेस कंप्लीटली उस नए वर्ल्ड में, एक नए यूनिवर्स में सबमर्ज होने वाले हैं। तो आप अपने घर पे होंगे, बैठे होंगे और जस्ट आप बस अपने ये ग्लासेस को पहनेंगे एंड देन ग्लासेस को पहनने के बाद आपका डिजिटल अवतार आपको दिखेगा और एक पूरे का पूरा यूनिवर्स नया दिखेगा जहां पर सबके डिजिटल अवतार्स होंगे। अगर मैं इसकी एक एप्लीकेशन की बात करूं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि कुछ सालों बाद जिस तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये एजुकेशन में किस तरीके से यूज हो सकता है, आप मान के चलिए। फॉर एग्जाम्पल,
आज की डेट में अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी होती हैं और मुझसे इंटरैक्ट करना होता है, सो इस इंटरैक्शन के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यू हैव टू इंटरैक्ट थ्रू कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स पे इंटरैक्ट भी करते रहिए मेरे साथ। आज की डेट में तो हमारे पास यही टेक्नोलॉजी है। सो प्लीज है ना, कमेंट बॉक्स में अंडरस्टैंड करिए, जो भी डाउट्स हैं उनको पूछिए, और बाकी तो मैं रिप्लाई करूंगा ही आने वाले टाइम पे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपको इधर मेरे से इंटरैक्ट करना है, यू आर सीइंग मी इन अ 2D, है ना, एक पूरे के पूरे आप मुझे चेक कर रहे हैं अपनी ग्लास फोन की स्क्रीन पर, और मैं आपसे किस तरीके से इंटरैक्ट कर सकता हूं, थ्रू कमेंट बॉक्स। बट व्हाट इफ मैं हेडसेट पहनता हूं और मैं कहां पर हूं, अपने घर पे, आप कहां पर हैं, अपने घर पे, और आप भी हेडसेट पहनते हैं, एंड देन आपको देखने को मिले कि क्लासरूम के अंदर मैं भी दिखूं और आप भी दिखें, मतलब हमारे अवतार्स दिखें, और ये अवतार्स डिजिटली एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकें। आप अपने घर से जो बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगे कि मेरे सामने कोई बैठा है, और आपको भी ऐसा लगे कि आपके सामने मैं ही मौजूद हूं। तो मान लीजिए मैं एकदम फिजिकली आपके सामने मौजूद नहीं हूं, परंतु मेरा एक अवतार है जो वहां पर आपके सामने मौजूद है, जिससे आप इंटरैक्शन भी कर सकते हैं। यही तो मेटावर्स है, और यही तो नई रियलिटी आने वाली है दोस्तों। सो देखिए यहां पर, you will be able to teleport yourself for a vacation or for a work meeting without moving in reality. So actual में metaverse इतना ज़्यादा हिट क्यों हो रहा है? metaverse की importance इसलिए इतनी ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम पीरियड, बिकॉज इन द पैंडेमिक टाइम पीरियड वी गॉट टू नो दैट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल जो मीटिंग्स थी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। उस केस में आपको देखने को मिलेगा नई डिजिटल रियलिटी कैन प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, साउंडिंग रोल आने वाले समय में। आप यहां पर वेडिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं आप शादी कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको देखने को मिले आज की डेट में जो हम शादियां करते हैं किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। आज हमें शादियां करनी होती हैं तो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, वो तो आप जानते ही हैं ना, सबके घर वाले मिलेंगे और ये होगा, कार्ड, शादियों के कार्ड बटेंगे, एंड देन यू चूज अ वेन्यू, और वेन्यू पे जाते हैं सब लोग, खाना पीना खाते हैं, फिर बुराइयां निकालते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं शगुन दे दा के, है ना, राइट। बट दिस काइंड ऑफ रियलिटी कैन बी चेंज्ड। अब ये देखिए नई रियलिटी कैसे आने वाली है। आपके जितने भी गेस्ट हैं जो शादी में आने वाले हैं, चाहे बाराती चाहे घराती दोस्तों, आप सबको सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल हेडसेट पहनाने हैं। तो हर एक के घर में वर्चुअल हेडसेट्स हैं वीआर के, और वो सब वो पहनते हैं, एंड देन एक वर्चुअल वर्ल्ड में आपने एक पूरा का पूरा क्या रखा हुआ है, वेन्यू डिसाइड करा है। अच्छा, उस वेन्यू को भी आप अपने अकॉर्डिंगली मॉड्यूल कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको चाहिए वैसा ही एक नया वर्ल्ड आपको वहां पर मिक्स रियलिटी में मिल सकता है, वर्चुअल रियलिटी में, मेटावर्स में मिल सकता है। तो एक्चुअल में होगा ये प्रोसीजर कि आपके जितने भी घराती हैं, जितने भी बाराती हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब वीआर के हेडसेट पहनेंगे, और वीआर हेडसेट पहन करके दे विल बी ट्रांसपोर्टेड, नॉट फिजिकली ट्रांसपोर्टेड बट इन द माइंडसेट, एक तरीके से आप मेंटली पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहां पर, उस नए वर्ल्ड में। और उधर आप अपनी एक शादी की लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, उधर ही आपके डिजिटल अवतार्स, मतलब जो आपकी होने वाली बीवी हैं या जो आपके होने वाले हस्बैंड हैं, वो उधर अपने डिजिटल अवतार्स के साथ आपको मिलेंगे, आप अपने डिजिटल अवतार्स के साथ मिलेंगे, आपके फैमिली वालों के एक डिजिटल अवतार्स होंगे, एंड देन दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर। अच्छा, शगुन भी दिया जा सकता है, यू कैन ऑल्सो हैव योर पेटीएम QR कोड्स एंड एवरीथिंग देयर, और वहां पे क्रिप्टो करेंसीज में या फिर वर्चुअल जो भी वॉलेट है उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और बेटर तरीके से समझ में आ सके। आज की डेट में अगर आपको शॉपिंग करनी होती है तो आप किस प्रकार से शॉपिंग करते हैं दोस्तों। जब whenever you want to go to a shopping or whenever you have to do a shopping, either you go to the physical स्टोर, आपको स्टोर पे जाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि आपको अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा नहीं लग रहा है, जो भी है। व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाए कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, यू जस्ट वेयर योर वियर एंड यू विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दिस मेटावर्स। इस मेटावर्स के अंदर कई सारी शॉप्स होंगी, फिजिकल शॉप्स नहीं है दोस्तों, सिर्फ वर्चुअल शॉप्स हैं। आपका डिजिटल अवतार चल करके जाएगा उस पूरे के पूरे शॉप पे, देन all the brands will be available there. You can just choose the brands,
उधर फिर सारे के सारे कस्टमाइज्ड ऑप्शंस होंगे, देन यू कैन चूज द कस्टमाइज्ड ऑप्शन ऑल्सो। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके डिजिटल अवतार पे आप सारी की सारी चीजों को फटाफट से पहन करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि आप कैसे दिखेंगे, और बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यू जस्ट नीड टू पे देयर, ऑनलाइन ही आप वर्चुअली क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू या फिर जो भी आज की डेट में मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है वर्चुअल, आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एंड व्हाट आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट फिजिकल स्टोर से, क्योंकि बिकॉज देखिए इसका मतलब मेटावर्स का मतलब मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता हूं कि फिजिकल वर्ल्ड खत्म होने वाला है, फिजिकली सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, बट एक नया वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट होने वाला है। सो एक्चुअल में जो आज की डेट में Amazon का एक ऑफलाइन स्टोर है, आप क्या करेंगे, ऑनलाइन वर्चुअल में जाएंगे, वहां पर अपने अवतार को सारे कपड़े पहना करके चेक कर सकते हैं, पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, बट फिजिकल शॉप से वो सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा नेक्स्ट डे। सो सोच के देखिए कितनी बेहतरीन चीज आने वाली है, परंतु इसी के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ एथिकल परस्पेक्टिव टू दिस मेटावर्स, व्हाई इट वॉज इन न्यूज, बिकॉज वन गर्ल कंप्लेंट दैट शी वॉज बीइंग रेप्ड। सो इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं कि उसके डिजिटल अवतार के साथ कुछ लोगों ने गलत तरीके से बिहेव करा या बिहेवियर गलत रहा, उधर आपको देखने को मिलेगा। तो शी वॉज नॉट फिजिकली मॉलेस्टेड बट मेंटली शी वॉज बीइंग हैरेस्ड, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा लोग वही हैं, वो मानसिकता वैसी ही है, और वही चीज इस वीआर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होने वाली है, हेल्थ इश्यूज। बिकॉज देखिए टुडे ओनली वी आर सो मच इक्विप्ड विद ऑल दीज डिवाइसेस कि आज की डेट में फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा कम हो चुका है। एंड आफ्टर कमिंग ऑफ द मिक्स्ड रियलिटी एंड योर वर्चुअल रियलिटी एंड द मेटावर्स कंसेप्ट, इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर द यूथ, फॉर द पब्लिक। सो ये तो ऑब्वियसली डिबेटेबल टॉपिक है, बट यूपीएससी आपसे इसके एप्लीकेशन पूछ सकता है। एक चीज और देखिए, अ न्यू क्लास ऑफ इकोनॉमी विल सरफेस विच हैज ऑलरेडी टेकन शेप इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड नॉन फंजिबल टोकन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेट अस अंडरस्टैंड दी क्रिप्टो करेंसीज and NFT. What is the basic difference between these two technologies? Because it is very much similar, but एक बहुत ही slight difference है जहां पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। दिस इज माई गारंटी टू यू। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी इज द वर्चुअल करेंसी। ये एक ऐसी करेंसी है जो वर्चुअल वर्ल्ड में एक करेंसी एस्टैब्लिश करी गई है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बिटकॉइंस, you must have heard about ethereums, Doge. Lot of other virtual currencies are there in the market. अब ये करेंसीज किस बेसिस पर हैं, ये करेंसीज के पीछे कोई, देखिए इट इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अभी 2000 रुपए का नोट बंद हुआ है। सो लीगल टेंडर कंसेप्ट अगेन इज इन द न्यूज। यूपीएससी कैन सिंपली आस्क यू व्हाट इज लीगल टेंडर। सो लीगल टेंडर याद रखिएगा, इट इज दैट मनी विच इज बैक्ड बाय अ लॉ, विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, वेयर द गवर्नमेंट टेल्स यू इफ पब्लिक इज नॉट गोइंग टू टेक, मतलब आप देखिए नोट पे लिखा रहता है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई विल पे द सम अशोर्ड टू दी पर्सन, राइट। सो हमारे गवर्नर ये बात लिख के देते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर इस बात की प्रॉमिस करते हैं कि मैं धारावाहिक को ये पेमेंट दूंगा ही दूंगा। सेम केस यहां पर है, बट क्या यहां पर आपको देखने को मिलेगा लीगल टेंडर है? जी नहीं। एक देखो, मनी कैन बी एनीथिंग, मनी इज समथिंग दैट कैन बी एक्सचेंज, तो मनी के फॉर्म में तो आ गया है, बट इट इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। ऑल दो 30% का कैपिटल गेन्स इस पर लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। इट वॉज ऑल्सो इन न्यूज। सो क्रिप्टो करेंसीज इज अ वर्चुअल करेंसी। इसके एग्जाम्पल्स ये हैं, और किस टेक्नोलॉजी पर यह काम करता है उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अब इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखिए, ये तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी 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 डिटेल्ड टॉपिक। इसके लिए तो करीबन करीबन 2-3 घंटे की एक अलग से वीडियो चाहिए गाइस, बिकॉज माइनिंग पता होनी चाहिए यहाँ पे, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज आर बीइंग माइंड, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। बट मैं आपको एक ओवरव्यू बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन किस प्रकार से काम करता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका नाम क्यों है ब्लॉक? बिकॉज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर इज इन द ब्लॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट, और ये चेन, क्योंकि बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन द चेन प्रोसेस, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है। अब आप इसको समझने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। सो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, तो उसे बोलते हैं डीएलटी। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं
क्रिप्टो करेंसीज किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं, एट व्हाट एंड थ्रू विच प्रिंसिपल द क्रिप्टो करेंसीज वर्क और द वर्चुअल करेंसीज वर्क, इट वर्क्स through blockchain technology. But what if I ask you, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, दैट इज डीएलटी. मतलब डीएलटी पर ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन क्रिप्टो है, ये बात याद रखेगा. अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझाने का सिर्फ मैं आपको एक प्रोसेस बता सकता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करूंगा. आई होप ये बात आपको इट मेक्स सेंस टू यू. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा समझिए, एक आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इट्स अ ब्रॉडकास्ट काइंड ऑफ अ थिंग, और ब्रॉडकास्ट ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा. तो आप ऐसा समझिए, एक मैसेज है और आपने 1000 लोगों को ब्रॉडकास्ट किया है वो सेम मैसेज. नाउ द माय पॉइंट इज, जब आपने 1000 लोगों को वो सेम मैसेज भेजा है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1000 पीपल. सो फॉर एग्जाम्पल, आपसे कुछ गलती हो गई उस 1000 मैसेज में, एंड व्हाट इफ आज की डेट में व्हाट्सएप के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये फीचर आपको नहीं देता कि आप मैसेजेस डिलीट कर सकते हो. आप ऐसा मान के चलिए, बिकॉज एग्जाम्पल थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से समझेंगे, बट आप मान के चलिए कि व्हाट्सएप के पास इस तरीके का फीचर नहीं होता कि आप अपने मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं वंस यू सेंड दिस दोज मैसेजेस. या आप ऐसा समझ लीजिए, व्हाट्सएप नहीं, आपने पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट मैसेज करा है 1000 लोगों को, करेक्ट, ब्रॉडकास्ट करके. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपने कुछ गलत मैसेज कर दिया है और आपको वो मैसेज को डिलीट करना है, व्हाट इज द ओनली वे? द ओनली वे इज, क्या आप अपने फोन से उसको डिलीट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो, करेक्ट, क्योंकि 1000 लोगों के पास वो सीन हो चुका है, पहुंच चुका है मैसेज. नाउ आई एम सेइंग, किस प्रकार से आप कर सकते हैं. तो आप मान लीजिए आपने अपनी मम्मी को भी वो मैसेज भेजा, तो आप अपनी मदर के फोन उठाएंगे और उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं. एम आई राइट? आप अपने मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, 2 लोगों के फोन से डिलीट कर सकते हैं, 4 लोगों के फोन से डिलीट कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि हजारों लोगों के फोन से डिलीट हो जाए, तो आपको हर 1000 आदमी को उठाना पड़ेगा और उसके फोन को पकड़ के मैसेज को डिलीट करना पड़ेगा. बट व्हाट इफ आई से, ये सिर्फ 1000 लोगों तक नहीं है, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए. ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो जाए, मतलब इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ वो एक व्यक्ति के एक सिस्टम तक स्टोर ना हो, वो ब्लॉकचेन हर सिस्टम के अंदर अपनी स्टोरेज को बना ले. सो इट इज द मोस्ट गुड सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है व्हेन इट इज रिलेटेड टू योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अगर आपको चेक करना है तो सबसे बेस्ट सिस्टम यह है, क्योंकि व्यक्ति एक जगह से अपना डेटा डिलीट कर सकता है, परंतु लाखों करोड़ों लोगों के सिस्टम में से अपना डेटा डिलीट नहीं कर सकता है. सो इट मींस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है. दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना, जब सरकार ने और आर गवर्नर ऑफ द आरबीआई टोल्ड कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्रिप्टो करेंसीज, देन द सुप्रीम कोर्ट सेड कि भाई बिल्कुल ब्लैंकेट बैन करना तो बेवकूफी है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी मे भी क्रिप्टो करेंसीज में मदद ना कर पाए हमारी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज से हम लोग डर रहे हैं आज की डेट में, बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया. और भारत सरकार डर रही है क्योंकि ये फिक्टिशियस मनी है, कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है. बट खैर वो एक अनदर टॉपिक हो जाता है. आज की डेट में आपको ये देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है. मे बी इसका एक एग्जाम्पल जो वर्चुअल करेंसी है वो भारत को पसंद ना आए, ये टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल कर सकता है. किस चीज में इस्तेमाल कर सकता है? ई गवर्नेंस. देखिए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स तो कई सारे हैं ना दोस्तों, तो ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स में जहां पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. सो यहां पर एक बात याद रखिएगा, ब्लॉकचेन का एक और एग्जांपल है एनएफटी, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन. नाउ व्हाट इज दिस नॉन फंजिबल टोकन, इसकी भी बात कर लेते हैं. देखिए नॉन फंजिबल टोकन या एनएफटीज क्या है, यूपीएससी सवाल भी पूछ चुका है दोस्तों एनएफटी के ऊपर. खैर अगली बार भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके एप्लीकेशन कई सारे हैं. नाउ एनएफटी वाज इन वेरी मच इन न्यूज. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बोलता हूं, आपने एक ड्राइंग बनाई है, यू आर वेरी गुड एट क्रिएटिंग ड्राइंग्स, और आप अपनी ड्राइंग्स को कॉपीराइट अपने पास रखना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो यूनिकनेस हमेशा रहे, आपकी ड्राइंग कोई और अपने ऊपर क्लेम ना कर ले.
या कोई भी मटेरियल हो सकता है, सिर्फ ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग हो सकता है, आपकी पोम्स हो सकती हैं जो आप कविताएं लिखते हैं, आपकी शायरी हो सकती है, आपके ट्वीट्स हो सकते हैं दोस्तों, कुछ भी, एनीथिंग which can be converted into digital form can be an NFT. NFT is a way जिसमें आप फिजिकल चीजों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। सो इसमें क्या करा जाएगा, नॉन फंजिबल टोकन इज द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑन द ब्लॉकचेन, बिकॉज याद रखिएगा एनएफटी किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ब्लॉकचेन पर ही तो काम करता है। तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि यूएसपी आपकी रहेगी, यूनिकनेस आपकी रहेगी, बिकॉज एक बात याद रखिए, अगर आपने कोई डायग्राम बनाया या कोई शायरी या कोई कविता लिखी, एंड आई एम सेइंग दैट कविता और द पोम दैट यू हैव रिटन इज ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो इट मीन्स वंस यू एंटर, देखो आपको एक सिस्टम पर जाना पड़ेगा, जैसे रेयरबिल एक तरीके का एनएफटी का सिस्टम है, राइट। रेयरबिल में आप जाते हैं, उस सिस्टम को या उस वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, वहां पर आपको कुछ ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ेगी, जिसको हम गैस फी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ट्रांजैक्शन फी बोले या जाए या गैस फी बोल दिया जाए, तो मिनिमम अमाउंट की फी आपको देनी पड़ेगी फॉर द रजिस्ट्रेशन, एंड यू कैन कन्वर्ट योर फिजिकल एनी ऑब्जेक्ट इनटू डिजिटल फॉर्मेट, एंड you can register that format into that particular website which is running on blockchain and provides you NFT technology. So what is going to happen then? The thing that is going to happen is कि एक्चुअल में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो इंश्योर करेगी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर पोम और योर मटेरियल। जो भी एनएफटी आपकी है उसको और कोई क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज वंस यू गो इनटू दैट सिस्टम आपको वो ओनरशिप राइट्स दे देता है, और जब आपके पास वो ओनरशिप राइट्स आ गए तो अब क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर है, हर व्यक्ति के पास जो भी ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है उसके सिस्टम पर ये जुड़ गया है, उसके सिस्टम पर वो चीजें एंटर हो चुकी हैं, तो कहीं से भी डिलीट नहीं किया जा सकता। तो आप ही की चीज आपकी ही रहेगी, ओनरशिप आप ही की रहेगी। तो आप एनएफटी को खरीद और बेच भी सकते हैं, याद रखिएगा। एनएफटीज कैन बी sell, and you can buy and sell these things in दिस प्लेटफॉर्म ओनली, बट ओनरशिप राइट्स आपके हमेशा आपके पास रहेंगे। अब बात करते हैं इसको फंजिबल क्यों बोलते हैं। देखो, क्रिप्टो करेंसीज आर फंजिबल, क्रिप्टो को फंजिबल बोला जाता है, और एनएफटी को नॉन फंजिबल। फंजिबल मींस इक्वल वैल्यू। नाउ इक्वल वैल्यू का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आपने एक बिटकॉइन खरीदा, आज की डेट में मान लीजिए एक बिटकॉइन की कीमत है, मान के मैं आई एम नॉट जस्ट एज्यूमिंग, मान लीजिए इट इज 25 lakhs। वन बिटकॉइन, एक बिटकॉइन अगर आप खरीदते हैं तो करीबन करीबन 25 लाख रुपए का आपको वो बिटकॉइन मिलता है। अच्छा, आप अगर दूसरा बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं इमीडिएटली तो वो भी इतने ही रुपए का मिलेगा, हाँ या ना। तीसरा खरीदते हैं तो भी 25 का है, चार खरीदते हैं तो भी 25 का ही पड़ेगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज एनएफटी इज नॉन फंजिबल, मींस सेम वैल्यू नहीं होगी। एक एनएफटी की वैल्यू दूसरे एनएफटी की वैल्यू से टोटल अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। आपका जो डायग्राम है, जो आपने जो एक पूरी की पूरी एक सीनरी बनाई है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है जो दूसरे व्यक्ति ने बनाई है। आपकी वैल्यूएशन डिफरेंट हो सकती है सामने वाले की कला से। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉन फंजिबल टोकन्स, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग यू द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू नहीं है हर एक एनएफटी की, हर एक एनएफटी यूनिक है, हर एक एनएफटी इंटरचेंजेबल है। बट किस प्रकार से इंटरचेंजेबल है, आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है। मतलब एक व्यक्ति का जो है वो उसी व्यक्ति का रहेगा जब तक वो व्यक्ति उसको बेचना ना चाहे। सो ये बात याद रखिएगा, क्रिप्टो और एनएफटी के बीच में बेसिक डिफरेंस ही यही है। ओके, देखिए वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, दोबारा से एक बार देख लीजिए वर्चुअल रियलिटी क्या है। वर्चुअल रियलिटी में आप ये हेडसेट पहनेंगे एंड यू विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर वर्ल्ड। ट्रांसपोर्टेड बार बार मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है, वर्चुअल ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि आप जब हेडसेट्स पहनते हैं, यू गो इनटू द योर सेंसेस, एक्चुअली सेंसेस गेट्स शट इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। जो आज का वर्ल्ड है उसमें आपके सेंसेस कंप्लीटली शट हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं दिखता है जो बाहर हो रहा है, बिकॉज यू आर इनटू अनदर वर्चुअल वर्ल्ड। बट ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, देखो ऑगमेंटेड रियलिटी को मैं आपको समझाने के लिए एक इमेज लाया हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ये टर्मिनेटर मूवी का एक मैंने सीन निकाला था। टर्मिनेटर मूवी में आपने देखा होगा, इन द टर्मिनेटर मूवी
तो वो जब देख रहे हैं, ये है रियलिटी, दिस इज न्यू रियलिटी, मीन्स ये ओल्ड रियलिटी, सॉरी दिस इज ओल्ड रियलिटी, ओल्ड रियलिटी मतलब जो एक्चुअल रियलिटी है। बस इसी रियलिटी के ऊपर ये जो भी आप एनालिसिस देख रहे हैं, इस प्रकार से देख रहे हैं, ये सब क्या है, सुपर इम्पोजिशन। सेम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जस्ट द वे यू यूज योर स्नैपचैट फिल्टर्स, ऑल दोज फिल्टर्स, वो यही चीज को तो दर्शाते हैं कि आप अपनी उसी रियलिटी के ऊपर एक और नई रियलिटी इंपोज कर लेते हैं। बट मेरे को एक बात बताइए, क्या आप जब उस रियलिटी के ऊपर एक नई रियलिटी इंपोज कर लेते हैं, सुपर इंपोज कर लेते हैं, तो क्या आपका प्रेजेंट वर्ल्ड में से सेंसेस गायब हो जाते हैं? जी नहीं, ऑब्वियसली यू आर अवेयर कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बट वीआर की केस में आपका प्रेजेंट वर्ल्ड से सेंसेस गायब हो जाते हैं। एंड लास्ट इज योर मिक्स्ड रियलिटी। देखिए, ये मैंने एक जस्ट डायग्राम आपके लिए, ये एक पिक्चर आपके लिए निकाली है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं टोनी स्टार्क किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जार्विस। तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन, तो जब आप वीआर और एआर को एक साथ मिला दो एंड उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सको फिजिकली, फिजिकली इन द सेंस यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, दैट मीन्स वर्चुअल रियलिटी इज द मिक्स्ड रियलिटी। और इसी मिक्स्ड रियलिटी पर पूरा का पूरा मेटावर्स बेस्ड होने वाला है। सो यू कैन इंटरैक्ट ऑल्सो। देखो एक क्वेश्चन, देखो एक बार प्रीलिम्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज और एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। इन दी ऑगमेंटेड रियलिटी अ स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। ओके, स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट मतलब कहीं ना कहीं से नए प्रकार का एनवायरनमेंट जो कि एक स्टिमुलेशन दे रहा है आपको। ऑब्वियसली अ स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, ये बात सही है, यहां तक सही है, इस लाइन तक सही है। अभी मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं, बस मैं कह रहा हूं दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज राइट। स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट तो देता है एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। इसका मतलब गाइस, ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको कुछ नहीं दिखता है सामने का, रहे नहीं, सुपर इंपोजिशन है ना रियलिटी का, एक न्यू वर्चुअल रियलिटी के ऊपर। तो एक्चुअल में यू आर अवेयर, जब आप स्नैपचैट पे फिल्टर्स करते हैं यूज, जब आप फोटो खींचते हैं, है ना, वो टोपी वो पहन के जब आप फोटो को देखते हैं, तो क्या आपको पता नहीं है सामने क्या है? ऑब्वियसली यू आर अवेयर। सो एक बात याद रखना, कंप्लीटली शट तो नहीं हो सकता। दिस इज वन पॉइंट। नेक्स्ट, इन वीआर virtual reality, images generated from a computer are projected onto real life objects or surrounding। अब देखो क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं ठीक है, बट वो कह रहे हैं रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दिखाया जाता है। अरे ये तो बिल्कुल अलग हो गया ना। ऑगमेंटेड रियलिटी का ये प्रिंसिपल है। ऑगमेंटेड रियलिटी कहता है कि सुपर इंपोजिशन होगा, वर्चुअल रियलिटी कहता है फिजिकली कंप्लीटली शट आउट हो जाएगा। तो एक्चुअल में यूपीएससी ने दोनों को घुमा दिया। तो अगर 1 और 2 गलत हैं तो आप देखो 1 एंड 2 इज रॉन्ग, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, नाउ कम्स 3 एंड 4। या तो 3 ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने आपको खुद ही बता दिया है इस स्टेटमेंट में कि भैया 4 तो ठीक ही है, तो 4 पढ़ लो। वी आर क्लोजेस द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंस दे देता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसे नए वर्ल्ड में हैं। सो 4 तो ठीक है, अब 3rd की बात हो रही है। AR अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इंप्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा, स्मार्टफोन और पीसी। देखो करेक्ट वर्ड यहां पर क्या है, प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हाँ प्रेजेंट होते हो AR में। सो आंसर इज 3 एंड 4 ओनली। इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। सी दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट्स अ इजी क्वेश्चन, बट द पॉइंट इज एप्लीकेशन। इफ यूपीएससी इज फोकसिंग, कंसेप्चुअल चीजों पर फोकस करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्वार्फ स्टार्स। तो देखिए ड्वार्फ स्टार्स से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप यहां पर एक चीज देख लीजिए, ओके, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। तो बिकॉज कई सारी चीजें न्यूज में रहती हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि स्टार की जो फॉर्मेशन होती है वो नेबुला स्टेज से होती है। स्टेलर नेबुला बोलते हैं इसे, स्टेलर नेबुला। ठीक है, व्हाट इज नेबुला? यू नो,
एक ऐसी जगह जहां पर गैसेस कई सारी एक साथ कॉन्सेंट्रेट होती हैं, तो हम बोल देते हैं कि इट इज अ नेबुला। तो इट इज अ फॉर्मेशन, तो इट इज अ डेंस रीजन इन नेबुला बिगिंस टू श्रिंक, वार्म अप एंड बिकम्स अ प्रोटोस्टार। सो देन इट बिकम्स अ प्रोटोस्टार, एंड प्रोटोस्टार के बाद आपको देखने को मिलेगा इट टर्न्स आउट टू बी अ मेन सीक्वेंस स्टार। तो लाइफ साइकिल है, जैसे हम बड़े होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, शिशु के बाद आप टीनेजर बनते हैं, देन यू आर इनटू योर यंग एज, देन यू गो इनटू योर मिडिल एज, एंड देन यू गो इनटू योर ओल्ड एज। सिमिलरली द स्टार की भी एक एज होती है। स्टार का बचपन या स्टार का जन्म होता है स्टेलर नेबुला से। स्टार का जो एक छोटा वाला शिशु वाला फेज होता है उसे प्रोटोस्टार बोलते हैं। और जब स्टार एक्चुअल में टीन एज में पहुंच जाता है, मतलब अपने सबसे द मोस्ट एनर्जी, टीन एज में क्या होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा फिजिकल काम करने की एनर्जी होती है, ऐसे ही स्टार की सबसे ज्यादा एनर्जी मेन सीक्वेंस में होती है। इफ आई से कि सन इज अ मेन सीक्वेंस स्टार, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सन इज एट देयर मेन सीक्वेंस, मींस ये उस स्टेज पीरियड में है जहां पर सबसे ज्यादा हीट और ये एनर्जी को रिलीज कर सकता है। सो इस मेन सीक्वेंस स्टार्स में क्या होता है, देखिए, स्टार्स as nuclear reactions inside produce light and heat। सो आपको पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बात बता दो फिर कि न्यूक्लियर फिजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन किस प्रकार का प्रोसेस होता है स्टार के अंदर हमारे सन में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन है या फिजन है, आप जानते होंगे फ्यूजन और फिजन में फर्क, तो जल्दी से बताइए स्टार में, सन में कौन सा प्रोसेस चालू होता है। अच्छा, मेन सीक्वेंस स्टार्स के बाद आपको देखने को मिलेगा इट गोज अंडर टू प्रोसेस। ये दो प्रोसेस के पास चले जाता है। दो प्रोसेस कौन से हैं, एक तो ये सुपर जायंट बन जाता है, अंडरस्टैंड, या तो ये सुपर जायंट बन जाता है या फिर ये रेड जायंट बन जाता है। मतलब या तो ये सुपर में बन जाता है क्योंकि हो सकता है ओवर द टाइम पीरियड इसने थोड़ा सा मास और कलेक्ट कर लिया हो, तो ये सुपर जायंट बन जाता है, डिपेंड करता है मास किसका कितना है। या फिर ये रेड जायंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सन, सन का मास जो है वो बाकी स्टार्स के कंपैरेटिवली बहुत कम है। देखो सन हमें बहुत बड़ा लगता है, बट बाकी स्टार्स इससे भी बहुत बड़े हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि मेन सीक्वेंस के बाद जब सन शिफ्ट होगा तो वो सुपर जायंट में नहीं बल्कि रेड जायंट बन जाएगा, इमीडिएटली रेड जायंट में पहुंच जाएगा। स्टार ऑफ लेस मास एक्सपैंड्स एंड ग्लोज एज रेड एज इट कूल्स। तो देखिए लाल कब पड़ जाता है आपका जो भी स्टार है, व्हेन इट कूल्स डाउन। कूल्स डाउन का मतलब क्या है, देखो एक बात समझो, स्टार इतना ज्यादा क्यों हीट अप हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, जो वहां पर उसका फ्यूल है वो जल रहा है। जब फ्यूल खत्म होने लग जाएगा तो वो ठंडा पड़ने लग जाएगा और वो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। देखिए रेड के बाद आपको देखने को मिलेगा what will happen, the hot core will be exposed as white dwarf, outer layer of gases put off और puff off। होता क्या है, जो भारी गैसेस होती हैं स्टार के बाहर वो थोड़ी सी साइड में हो जाती हैं, और जो कोर एरिया होता है ना जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा इट टर्न्स आउट टू बी व्हाइट डार्फ। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाइट डार्फ, कब आते हैं आपके सफेद बाल, जब आप बूढ़े हो जाते हो, है ना, मतलब जल्दी भी आ सकते हैं आजकल, तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली माना जाता है कि जब आप बुजुर्ग स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, सो यू गो इनटू व्हाइट डार्क स्टेज, राइट। सो आप बूढ़े हो चुका है, अब ये जो स्टार है अपने ओल्ड एज में है। What happens, व्हाइट डार्क कूल होने लग जाता है। देखो व्हाइट डार्क कूल वाली, अब ये कूलिंग स्टेज है, हीट अप स्टेज है मेन सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस में सबसे ज्यादा हीट अप होगा, बट उसके बाद कूल डाउन कहां पे स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइट डार्क। अभी व्हाइट डार्क कूल होने के बाद क्या होगा, व्हाइट डार्क कूल होते 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 बंद, देखो सांसें बंद, ऐसे ही व्हाइट डार्क की भी जिंदगी खत्म और वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक डार्क में। तो ब्लैक डार्क क्या है, अंत है, स्टार्टिंग है स्टेलर नेबुला। तो यहां तक अगर इफ यू गाइज आर विद मी देन आई विल मूव फॉरवर्ड। कमेंट सेक्शन में बताइए आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स और नॉट। चलिए, जो रेड जायंट था सुपर जायंट वाला बहुत बड़ा, देखो इट डिपेंड्स कि मेन सीक्वेंस कितना बड़ा है। मान लो मेन सीक्वेंस इतना छोटा है और एक मेन सीक्वेंस इतना बड़ा है, ये वाला डायरेक्टली रेड जायंट में बदल करके व्हाइट होता हुआ ब्लैक पहुंच जाएगा। बट व्हाट विल हैपन, मासेस भी तो डिफरेंट हो सकते हैं ना स्टार्स के, तो ऐसा हो सकता है स्टार्स ऑफ ग्रेटर मास दे विल एक्सपैंड,
मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी जो बहुत बड़े मेन सीक्वेंस स्टार्स हैं वो सुपर रेड जायंट में कन्वर्ट होंगे एंड दे टर्न्स रेड। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज सुपर जायंट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब बर्स्टिंग ऑफ द कोर, कोर फट जाता है, बहुत सारे मटेरियल्स वहां से निकलते हैं, गैसेस वहां से निकलती हैं। सो सुपरनोवा एक्सप्लोजन यहां पर देखने को मिलेगा। Now what happens is सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद जो सेंटर है अगर वो बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाए, बात समझो, एकदम से स्टार फट गया, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया रेड सुपर जायंट, क्योंकि उसका मास बहुत बड़ा है, बट जो कोर एरिया है एकदम से डेंस हो जाए कोर एरिया, तो इट बिकम्स न्यूट्रॉन, it becomes a neutron star, core collapses and becomes very 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 dense, and what happens, either it can convert into a black hole, या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते ही होंगे ब्लैक होल को, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ी होगी, आइंस्टाइन ने बताया होगा आपको। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये ब्लैक होल क्या है, दिस ब्लैक होल इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह है वेयर द लाइट कैन नॉट एस्केप, वेयर द स्पेस एंड टाइम बोथ आर इक्वल, वेयर यू विल सी इन द ब्लैक होल दैट देर इज अ प्लेस नोन एज इवेंट होराइजन। इस इवेंट होराइजन को हम लोग बोलते हैं अ प्लेस ऑफ नो रिटर्न। मतलब ये ऐसी जगह होती है कि अगर वहां पर लाइट भी आ जाती है तो उसके बाद लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। वाई लाइट कैन नॉट एस्केप? बिकॉज द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल इज सो मच कॉन्सेंट्रेटेड, वहां पे मास इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, जितना ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेट उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल, और देखो जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल उतना ज्यादा चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो बोला जाता है ब्लैक होल इज दैट प्लेस वेयर एवरीथिंग एंटर्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ब्लैक होल को हम लोग चेक कर सकते हैं? जी नहीं, यू कैन नॉट चेक ब्लैक होल, क्योंकि वो इतना ज्यादा, देखो आई एम सेइंग द लाइट कैन नॉट एस्केप, तो लाइट अगर वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो आप चेक कैसे कर सकते हो? तो आपको फिर पता कैसे, मेरी बात समझ पा रहे हो गाइस? ब्लैक होल पे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। तो अगर आप किसी भी प्रकार से उसको चेक करना चाहते हो, साइंटिस्ट ने पता कैसे लगाया? तो साइंटिस्ट ने पता उसकी साइड वाली जगह से लगाया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, साइंटिस्ट को पता चला, मान लो फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसा पता चले साइंटिस्ट को कि आसमान में एक ऐसी जगह है स्पेस में जहां पर सारा का सारा मैटर आकर के गायब हो जाता है और यहां तक लाइट होती है, इधर लाइट है बट इसके बाद कुछ नहीं है और सब गायब हो जा रहा है। तो साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि अच्छा यहां पर एक ब्लैक होल मौजूद होगा, तभी तो यहां तक लाइट है और उसके बाद लाइट भी दिख नहीं रही है, कोई भी चीजें नहीं दिख रही हैं, और साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि सारी की सारी चीजें अगर उधर अट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ ब्लैक होल। सो बताइए अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में कौन सा ब्लैक होल मौजूद है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, विच ब्लैक होल इज प्रेजेंट इन आर मिल्की वे गैलेक्सी। खैर, यहां से आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। आप करंट अफेयर्स के अंदर देखते हैं, करंट अफेयर्स में क्या था टॉपिक? द व्हाइट डार्क स्टार is pulling gaseous plasma from nearby companion star and fingering into space around 300 kilometers. Most main sequence stars are dwarf stars. White dwarfs are the hot dense remnants of long deaded stars. तो देखो मेन सीक्वेंस स्टार्स, यहाँ पे बस वही बात बताई गई है जो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं ब्लू स्ट्रैगलर्स, ये भी न्यूज में रहा है। ब्लू स्ट्रैगलर्स क्यों रहा है? इंडियन रिसर्चर्स ने पहली बार ये बात बताई है कि ब्लू स्ट्रैगलर्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लू स्ट्रैगलर्स समझ लेते हैं और एक बार ये प्रोसीजर समझ लेते हैं, उसके बाद न्यूज देखेंगे। तो देखो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे पहले यहां पर स्टार की फॉर्मेशन यहां से हो रही है, तो ये होगा स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला अपने किस में है? मेन सीक्वेंस में। मेन सीक्वेंस मतलब यहां पर टेम्परेचर मान लो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग बहुत ज्यादा होगा और धीरे 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 टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसा कि आप जानते हो मेन सीक्वेंस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ना, धीरे 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 ओल्ड एज आते आते एनर्जी कम होने लग जाती है। तो मेन सीक्वेंस तक आते 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 यहां तक एनर्जी कम हो चुकी है। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस इज, जनरली जब मेन सीक्वेंस आगे बढ़ जाता है या मेन सीक्वेंस का टाइम खत्म हो जाता है, तो मुझे आप एक चीज बताओ, व्हाट विल हैपन? जैसे मैं आपसे बोलता हूं सन इज अ मेन सीक्वेंस स्टार और आने वाले समय में मेन सीक्वेंस क्या होने वाला है? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बिकम
ईदर अ सुपर रेड जायंट या रेड जायंट, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना कोई सिचुएशन में। सन हमारा रेड जायंट में जाएगा ऐसा बोला जाता है, बट कोई भी स्टार हो अगर मेन सीक्वेंस में है तो अगली स्टेज क्या है, रेड जायंट। अब मैं आपसे कह रहा हूं एक्चुअल में देयर आर सर्टेन स्टार्स जो टर्न ऑफ हो जाते हैं। टर्न ऑफ मतलब यहां से गायब हो जाते हैं और किधर मुड़ जाते हैं, रेड जायंट्स की तरफ। देखो रेड जायंट, तो एक्चुअल में स्टार्स अपनी कोर एनर्जी को यूज करते रहते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं और ठंडे पड़ते 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 किधर मुड़ जाते हैं, रेड जायंट्स की तरफ। ऑब्वियसली यही प्रोसीजर है ना सारा का सारा। बट देयर आर सर्टेन स्टार्स जो रेड जायंट में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि उनके अंदर मास इतना ज्यादा आ जाता है। मतलब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, इफ यू गाइज आर विद मी, दैट द स्टार स्टार्टेड फ्रॉम स्टेलर नेबुला, it went to the main sequence stars, and some of these stars, for example 90% of the stars did turn off and go into the red giant stage. obvious सी बात है, then either supernova, or if they are red giant they will go into white and then black dwarf. But certain 10% of the stars, they do not become red giant, they actually become blue stragglers. What happens is the blue straggler stars are those stars जहां पे आपको देखने को मिलेगा somehow due to some reason, because reasons are not that much क्लियर्ड। अभी तो इंडियन रिसर्चर्स ने पहली बार ये क्लियर करा है, तो भारतीयों ने ये पहली बार बताया है कि ब्लू स्टार्स क्यों बनते हैं, ब्लू स्ट्रैगलर्स। बट द रिसर्च इज ऑब्वियसली एट देयर इनिशियल स्टेज। बट आप यहां पे एक बात समझिएगा, सर्टेन स्टार्स या सर्टेन जो एक्चुअल में कंपाउंड्स हैं स्टार्स के, वो कहां पर कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लू स्ट्रैगलर्स में। ब्लू स्ट्रैगलर्स किसी वजह से 2 या 3 स्टार्स के जुड़ने की वजह से सर्टेन मास को ऑक्यूपाई कर लेता है और हीट अप करता रहता है। सो एक्चुअल में मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं लेमैन टर्म्स में कि माना जाता है जनरली कि जिस प्रकार से आप 60 या 70 साल या 80 साल में पहुंच जाएंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे, परंतु ऐसा हो जाए कि 80 साल में जाने के बाद आप बूढ़े ना हो और एकदम से जवान हो जाएं, एकदम से आपके पास एनर्जी आ जाए और इतनी हीट आ जाए। तो देखो ये हीट कैसे आ रही है स्टार के पास, एकदम से स्टार के पास हीट आ रही है बिकॉज मास इकट्ठा हो गया, वापस से उसके पास फ्यूल आ गया है, तो वो फ्यूल से वो वापस से ब्लू स्ट्रैगलर बन गया है। सो ब्लू स्ट्रैगलर्स के रिगार्डिंग न्यूज थी, दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो देखो ब्लू स्ट्रैगलर्स में क्या बोला जा रहा है, Indian researchers found that half of the blue stragglers in their sample are formed through mass transfer। तो मतलब साइड में कोई स्टार होगा, मान लीजिए ये एक स्टार है जो मेन सीक्वेंस में है अपने, और एक छोटा मेन सीक्वेंस में है और एक बड़ा मेन सीक्वेंस में है। एक्चुअल में ये वाला स्टार रेड जायंट बनना चाहिए था, बट ये नहीं बना और ये क्या बन गया, ब्लू स्ट्रैगलर। व्हाई, बिकॉज इन दोनों का मास भी इसके साथ जुड़ गया, इन दोनों का फ्यूल भी इसको मिल गया। दूसरा तरीका क्या है, 1/3 आर लाइकली फॉर्म थ्रू कोलिजन ऑफ 2 स्टार्स। देन द नेक्स्ट थिंग दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज 2 स्टार्स आपस में कोलाइड हुए और उनकी एनर्जीज इतनी ज्यादा जनरेट हुई कि ये ब्लू स्ट्रैगलर बन गया। और थर्ड, दे आर फॉर्म्ड थ्रू इंटरैक्शंस ऑफ मोर देन 2 स्टार्स। सो दीज आर द थिंग्स जहां पर ब्लू स्ट्रैगलर न्यूज में था। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट इज मेथोसिनोस मैनिफेस्टो। देखो ये सर्टेन प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं। मेथोसिनोस मैनिफेस्टो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, बिकॉज आई टोल्ड यू हम लोग स्पेस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को कवर करेंगे, कोविड से रिलेटेड ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कैसे काम करते हैं उसको भी देखेंगे। सो मेथोसिनोस मैनिफेस्टो किसका है, बस ये याद रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बिकॉज इन द लास्ट 2 to 3 years यूपीएससी हैज फोकस्ड पर्टिकुलरली ऑन यूरोपियन यूनियन। प्लस there was one question regarding general data protection regime, GDPR. So the question was general data protection regime is of which of the following country, and the 4 countries were given and it is of European Union. So data localization was in the news, that is why they gave this particular concept. Now what is Mathesinos manifesto, because इस तरीके की चीजें यूपीएससी का फेवरेट हो जाती हैं। To accelerate the use of space in Europe, ताकि आप इस्तेमाल कर सको, you can utilize the space in the space sector को आगे बढ़ा चुको और यूरोप के particularly।
It lays down a vision for the continent in terms of maintaining and expanding activities in space. स्पेस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन स्पेस एजेंसी पार्टिसिपेट करे, उसी के लिए तो ये प्रोग्राम लाया गया है, राइट। चलिए बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। देखिए यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है उसे हम बोलते हैं ईएसए। नासा इज ऑफ यूएसए, अपनी इसरो इंडिया। इफ आई से यू रॉसकॉस्मोस रशिया। okay, so these are the certain space agencies you should remember. so ये सारी स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे जाक्सा। इफ आई टेल यू जाक्सा, जाक्सा इज ऑफ जापान। यूपीएससी मैच दी फॉलोइंग में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं सबसे पहले कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 22 मेंबर स्टेट्स डेडिकेटेड टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। इस्टैब्लिश कब हुई? 1975। हेडक्वार्टर्स इसका पेरिस में है। इट इज नॉट एन एजेंसी और बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड हैज नॉन ईयू कंट्रीज। देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्चुअल में यूरोपियन यूनियन की कोई एजेंसी नहीं है, इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नॉन ईयू कंट्रीज, बिकॉज यूरोप यूपीएससी विल आस्क यू कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो मेंबर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के ही मेंबर्स हैं, तो गलत हो जाएगी। नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी मेंबर हैं, जैसे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एज मेंबर्स। आई होप आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन में से यूके निकल चुका है, दैट इज वाई इट इज नोन एज Brexit. Britain's exit. तो Great Britain. चलिए, the Lisbon Treaty of 2009 reinforces the case for space in Europe and strengthens the role of ESA as an research and development agency. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रोग्राम्स जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इस साल न्यूज में रहे हैं। बस आपको इतना याद रखना है, इस प्रोग्राम का नाम और इस प्रोग्राम का काम। अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो यूपीएससी आपको इस प्रॉब्लम में नहीं उलझा सकता है। सो कॉपरनिकस प्रोग्राम इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया है, किसके द्वारा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। EU will monitor the delivery of data from more than 30 satellites. कॉपरनिकस प्रोग्राम क्या है? जैसे भारत का नाविक आप जानते होंगे, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसके अंदर 8 सैटेलाइट छोड़ी गई हैं और कुछ। अच्छा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से ये बात बताइए, कितनी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और कितनी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है? जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस। तो कितनी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में है, कितनी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है? और आपसे अगर यूपीएससी पूछता है बताइए क्या इसका यूसेज कितने किलोमीटर तक है, तो मैं आपको ये बात बता देता हूं, याद रखिएगा। नाविक जो है अपना पर्टिकुलरली, उसका यूज 1500 किलोमीटर तक है। मतलब भारत और भारत से 1500 किलोमीटर तक की जो भी कंट्रीज हैं उनको हम नाविक के थ्रू देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसका कमर्शियल यूज भी आने वाला है, बट इसका रिस्ट्रिक्टिव यूज भी है, दैट इज फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। तो मिलिट्री के लिए भी ये सैटेलाइट्स गई हैं और मिलिट्री के लिए एक्चुअल में ये क्या है? ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो ऑब्जर्व कर सकती हैं, चेक कर सकती हैं क्या चल रहा है। जीपीएस, जैसे आपने सुना होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें आजकल हमारी जो मैप पे आंटी जी बोलती हैं वो जीपीएस के थ्रू बोलती हैं, बट अपना सिस्टम है IRNSS। ये आने वाला है बहुत जल्दी, इस पर एप्लीकेशंस आने वाली हैं। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन का अपना एक सिस्टम है, उसे कॉपरनिकस प्रोग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर कॉस्मिक विजन। What is Cosmic Vision? Cosmic Vision is the third campaign of space science and space exploration missions in the science program of the European Space Agency. Now UPSC will generally say match the following और बोलेगा Cosmic Vision किसका है, तो it is of European Space Agency. Next is your ExoMars. देखो नाम से पता चल रहा होगा, it is for the Mars, और Mars में एक्चुअल में कौन जा रहा है? European Space Agency। क्या है इसका? To search for the signs of past life on Mars. पास्ट में क्या लाइफ में क्या वहां पर मार्स पे लाइफ मौजूद थी, उसी को चेक करने के लिए एक्सो मार्स प्रोजेक्ट लाया गया है। नेक्स्ट इज योर फास्ट 20XX।
फास्ट 20XX, फ्यूचर हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट 20X। देखिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का काम क्या है? इस प्रोग्राम का काम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही है ऑब्वियसली, हाइपरसोनिक सर ऑर्बिटल स्पेस प्लेन। कहने का मतलब इस प्रकार से आपने जैसे कई सारी मूवीज देखी होंगी, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी और कई सारी मूवीज में दिखाया जाता है, यू नीड हाई स्पीड टू एंटर इनटू द स्पेस डायमेंशंस। क्या ह्यूमन स्पेस या ह्यूमंस का स्पेस पर जाना उतना आसान हो पाएगा? उसी चीज के लिए फास्ट 20XX प्रोग्राम है, ताकि कुछ ह्यूमंस को स्पेस पे भेजा जा सके या फिर सब ऑर्बिटल प्लेन स्पेस प्लेन में एंट्री ले सके। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहता है फास्ट 20XX। नेक्स्ट इज योर गैलीलियो। देखो यूरोपियन यूनियन की गैलीलियो। सो गैलीलियो इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट वेंट लाइव इन 2016, क्रिएटेड बाय द यूरोपियन यूनियन थ्रू द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूएसए की ग्लोबल, और ग्लोनास किसकी है? याद रखिएगा रशिया की। सो ग्लोनास इज ऑफ रशिया। भारत की तो मैं आपको बता ही चुका हूं। सो एक्चुअल में कॉपरनिकस प्रोग्राम क्या कह रहा है? उसी को सप्लीमेंट करना है। तो जो गैलीलियो है उसके साथ कई सारी और सैटेलाइट्स जाएंगी जो अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करेंगी, एंड दैट इज कॉपरनिकस प्रोग्राम। चलिए लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट सॉरी रिपोर्ट कह रहा हूं, लिविंग प्लैनेट प्रोग्राम। तो लिविंग प्लैनेट प्रोग्राम क्या है? अच्छा गाइस, अगर आपसे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में पूछा जाए, वैसे तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, बट याद रखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आई थी। लिविंग प्लैनेट प्रोग्राम की बात हो रही है। इट इज ईएसए, अगेन इट इज ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। लिविंग प्लैनेट प्रोग्राम implements new strategy for earth observation. It represents a new flexible and user driven approach to the whole concept of earth observation from space. यूपीएससी जनरली यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? बोलेगा ये इसरो के द्वारा प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर ये जाक्सा के द्वारा हैं, या नासा के द्वारा हैं, या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ये सारे प्रोजेक्ट्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं। And last but not the least is your Envision vision. So Envision mission is the mission to Venus, और ये भी किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है टू द वीनस, Envision। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए, भारत का कौन सा प्रोजेक्ट है जो वीनस के लिए बनाया जा रहा है? स्पेस प्रोग्राम, याद रखिएगा स्पेस प्रोग्राम की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट इज योर सिडनी डायलॉग। सिडनी डायलॉग क्या है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। पर्टिकुलरली भारत में पहली बार भारत ने इसकी समिट अटेंड करी थी, द वर्ल्ड फर्स्ट समिट फॉर इमर्जिंग क्रिटिकल एंड साइबर टेक्नोलॉजीज। अगर आपसे बोला जाता है सिडनी डायलॉग, हाल ही में न्यूज में था, बताइए किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इट इज रिलेटेड टू दैट। Next is your Pan-STARRS telescope. Pan-STARRS telescope is your panoramic survey telescope and rapid response system located at Hawaii, USA. तो ये कहाँ पर है? हवाई में है और यूएसए में मौजूद है। इट कंसिस्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कैमरा, टेलीस्कोप, कंप्यूटिंग फैसिलिटी दैट इज सर्वेइंग द स्काई फॉर मूविंग और वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स। तो टेलीस्कोप का काम तो आप जानते ही हैं क्या है, कि बाहर की चीजों को चेक करना, अर्थ के ऊपर जो स्पेस में चीजें हैं, वेरिएबल हैं, मूवमेंट में है, उनको लोकेट करना, चेक करना। बट ये पेन-स्टार्स टेलीस्कोप यूपीएससी बोलेगा भाई कहां पर है, सो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इट इज इन ऑब्वियसली हवाई। नेक्स्ट इज योर नोरो वायरस। देखिए ये भी न्यूज में था, नोरो वायरस। नोरो वायरस इज इन फाउंड इन केरल। नोरो वायरस इन्फेक्ट्स पीपल अक्रॉस एज ग्रुप्स, इज अ बग सिमिलर टू द डायरिया इंड्यूसिंग रोटा वायरस। एक बात और याद रखिएगा, रोटा वायरस क्या है? रोटा वायरस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस, पर्टिकुलरली जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में आपके डिसीज पैदा करता है। इससे लूज मोशंस और पर्टिकुलरली पेट की समस्याएं होती हैं। हाउ डज द रोटा वायरस एक्चुअली अफेक्ट्स यू, या थ्रू व्हाट through what measures या through what ways rotavirus comes to you? So क्या क्या इसके ways हैं? Actually through water and food. तो food and water के through ये impact होता है। Norovirus is highly contagious and can be transmitted through contaminated food, water and surface. So just like the other virus, it can also be transmitted. What are the symptoms of the norovirus? The initial symptoms of norovirus are vomiting, diarrhea, which show up 1 or 2 days after the exposure. The disease is self-limiting with sufficient rest and hydration. Treatment के केस में यही है। याद रखिएगा, antibiotics cannot help in your viral
वायरल्स जब भी हमें होते हैं या वायरस के द्वारा कोई भी इंफेक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स मदद नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निधि, National Initiative for Developing and Harnessing Innovation, umbrella program of the Department of Science and Technology। क्या काम करता है? Nurture ideas and innovations, knowledge based and technology driven into successful startups। एक्चुअल में देर आर लॉट ऑफ पीपल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेयर में दे वांट टू क्रिएट स्टार्टअप्स। तो भारत सरकार चाहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत के अंदर बढ़े, और पर्टिकुलरली वो डेवलपमेंट बढ़े जहां के स्टार्टअप्स क्रिएट हों, बट किस प्रकार से? नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो निधि एम्स टू नर्चर स्टार्टअप्स थ्रू स्काउटिंग, सपोर्टिंग एंड स्केलिंग ऑफ इनोवेशंस। तो प्रोग्राम पैसा लगाएगा। अब कौन लगाएगा? देखो, NSTEDB is a funding agency. Now, who is this National Science and Technology Entrepreneurship Development Board? It is under the Department of Science and Tech, under 1982। 1982 में ये आई थी, under Science and Department of Science and Tech। It aims to convert job seekers into job generators through science and technology interventions। तो particularly इसका काम क्या है? ये चाहता है कि जो भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े, किससे रिलेटेड? साइंटिफिक सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और उसी के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है। नर्चर करा जाए, नए लोगों के आइडियाज को नर्चर करा जाए, जो लोग स्टार्टअप्स करते हैं उनको इनोवेशन प्रोवाइड करी जाए, फंडिंग प्रोवाइड करी जाए, उनको स्केलिंग प्रोवाइड करी जाए, मार्केटिंग प्रोवाइड करी जाए, एंड सम हाउ वी नीड टू क्रिएट दोस स्टार्टअप्स थ्रू दी निधि प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट, National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System। Now what is this cyber physical? Cyber physical अगर आपसे पूछा जाए तो बस एक चीज याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो डिजिटल फॉर्म में आ जाए फ्रॉम द फिजिकल फॉर्म। कहने का मतलब यह है, अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर कोई फिजिकल चीज है, मतलब फिजिकल फॉर्म पे अगर इंटर रिलेशन हो जाए डिजिटल फॉर्म का, सो इट साइबर फिजिकल सिस्टम इंटीग्रेट्स डिजिटल एलिमेंट्स विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूं। कल को आने वाले समय में ऐसा जरूर होने वाला है, जो हमारे बाथरूम्स में मिरर है, इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, बट व्हाट इफ अगर इसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिजिटल एलिमेंट्स दिखने लग जाए। मतलब जो आपका मिरर है, आप जब व्हेन यू आर इनटू योर बाथरूम्स, आप इमीडिएटली अपना टाइम स्केड्यूल चेक कर सकें, डेट चेक कर सकें, कैलेंडर चेक कर सकें, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ सकें, इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। अगर इस प्रकार की पूरी सुविधा आ सकती है, उसी को तो साइबर फिजिकल सिस्टम बोलते हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम का एक और एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, आज की डेट में फिजिकली गाड़ियां चल रही हैं, बट अगर ऑटोनॉमस तरीके से गाड़ियां चलती हैं, मतलब जो हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करते हैं, उसमें भी साइबर फिजिकल सिस्टम्स ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऑटोनॉमस ऑटोमोबाइल सिस्टम्स, मेडिकल मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन टूल्स, अगर आने वाले समय में ऐसा हो जो एक्चुअल में, जैसे आपकी घर, जैसे मेरे हाथ में जो ये दिस इज अ साइबर फिजिकल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फिजिकल, बट ऑल्सो दिस स्मार्ट वॉच इज टेलिंग मी कि मेरा हार्ट रेट क्या चल रहा है, इट इज ऑल्सो टेलिंग मी मेरा ऑक्सीजन कैसा चल रहा है। आज हम ये भी पढ़ेंगे कि ये स्मार्ट वॉच कैसे बता देती है, आपने देखा होगा इस स्मार्ट वॉच के अंदर हार्ट रेट्स पता चल जाते हैं। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आप यू कैन ऑल्सो चेक योर ऑक्सीजन लेवल्स। तो ये किस प्रकार से काम करते हैं, ऑक्सीमीटर किस तरीके से काम करता है, तो वो प्रिंसिपल भी देखेंगे अभी। बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ऑल दीज आर साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ओके, अब इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, बिकॉज हम मेटावर्स की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्टार्टिंग मेटावर्स से इसलिए ही करी है क्योंकि आपको ये बात समझ में आए। मेटावर्स को लाने के लिए यू नीड टू ब्रिंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, बिकॉज सी इंडिया कैन नॉट अवॉइड द मेटावर्स, इंडिया हैज टू गो इनटू द मेटावर्स बिकॉज इट्स अ न्यू रियलिटी। You have to focus on artificial intelligence, robotics, nanotechnology, quantum technology, supercomputers. You have to go into this biotechnology। तो उसी चीज के लिए आपने एक मिशन चालू करा है जिसको बोलते हैं भारत सरकार के द्वारा नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम्स इन इंडिया। दिस इज अ प्रोजेक्ट, इट इज सिंस 2018 फॉर द 5 years टिल 2023। तो इस साल खत्म होने वाला है, तो इस साल यूपीएससी पूछने भी वाला है ना। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है। द मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश 15 numbers of technology innovation hubs। So what it will do is particularly
पर्टिकुलरली साइबर फिजिकल सिस्टम को अगर आपको बेटर बनाना है, सो आपको एक बात याद रखनी है, व्हाट यू नीड इज सर्टेन, most important is your research and development. First you need to focus on the research and development. उसी चीज के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स बनाए जा रहे हैं जहां पर लोग आएंगे, तो उस हब्स को क्रिएट करने का काम ये कर रहा है, और फिर वहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। भारत सरकार का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। See, this is industry. You should know industry 1.0, industry 2.0, industry 3.0, industry 4.0. तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था 1700s में, और दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट स्टीम पावर इंजन्स, मैकेनाइजेशन, दैट वाज one. Next is your mass production assembly line, electrical energy, because electricity आने के बाद मास लेवल पर असेंबली लाइंस क्रिएट हुई हैं जहां पर आप मैसिव लेवल पर चीजों को बना सकते हो। दैट रेवोल्यूशनाइज द होल वर्ल्ड एंड इट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0, दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद योर आईटी टेक्नोलॉजी, automation, computers, electronics, Wi-Fi, internet and all those things, and today we are at industry 4.0 where the most important component is cyber physical system, because it is working on internet of things, blockchain technology, quantum computers, it is working on cryptographies, it is working on your nanotechnology, biotechnology, robotics, everything is being included, internet of things. So let us move forward again. गति की बात करते हैं और अपनी गति भी बढ़ाते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो टाइम कम होने की वजह से टॉपिक्स कम कवर कर पाएंगे हम लोग, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। बट अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप वीडियोस चाहते हैं और इस तरीके की वीडियोस लाएं हम लोग, सो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने टॉपिक्स बताइए, किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं। सो नेक्स्ट इज जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, दैट इज गति। देखिए, भारत के अंदर जो विमेन है वो करीबन करीबन 16% ही स्टेम में है। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिकल, तो ये है स्टेम फील्ड। इस स्टेम फील्ड के अंदर आप देखेंगे विमेन का पार्टिसिपेशन 16% ही है। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द विमेन दैट आर वेरी मच क्वालिफाइड, वेरी मच लिटरेट, दे डू नॉट जॉइन दी स्टेम फील्ड्स बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। मे बी आफ्टर मैरिज वो काम नहीं करना चाहते हैं, बट आफ्टर मैरिज आफ्टर सर्टेन ईयर्स दे वांट टू वर्क। सो भारत सरकार कहता है इफ यू वांट टू वर्क वी आर विद यू, एंड दैट इज व्हाई गति प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या करने के लिए? जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ताकि जेंडर इक्विटी आए किस फील्ड में? स्टेम फील्ड में। चलिए नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए ल्यूपेक्स मिशन, तो जल्दी से ल्यूपेक्स मिशन देख लीजिए किसके द्वारा है? जाक्सा एंड इसरो। इसरो और जाक्सा का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोग्राम इज नोन एज LUPEX mission. Now LUPEX is, it would send a lunar rover and a lander to explore the south pole region of the moon in 2024. See, मून के भी दो साइड्स हैं, एक हम बोलते हैं जिस मून को हम देखते हैं, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर दिस, मून का हम सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, व्हाई वी ओनली सी द वन साइड ऑफ द मून, हम लोग दूसरी साइड क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज देखो मून भी तो रिवॉल्व कर रहा है, हम भी रिवॉल्व कर रहे हैं, सो व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी मून्स अदर साइड? और उस अदर साइड को क्या बोलते हैं? एक तो है जो अर्थ को फेस करता है, जो आप चांद देखते हैं, वो सिर्फ एक ही चांद का साइड देख रहे हो, कभी भी दूसरे चांद का साइड आप नहीं देख पाते हो। दूसरा साइड का चांद है, दैट इज नोन एज साउथ पोल, और इट इज नोन एज द डार्क साइड ऑफ द मून, एंड वी आर नॉट एबल टू सी द डार्क साइड ऑफ द मून। सो व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द डार्क साइड, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट खैर, इसरो और जाक्सा चाहते हैं कि वो डार्क साइड देखें, बिकॉज वहां पे कई सारे ऐसे क्रेटर्स हैं, रेगोलिथिक क्रेटर है, जहां पर हम लोग चाहते हैं। इंडिया ऑल्सो अटेम्प्टेड, तभी यहां पर चंद्रयान 2 की बात करूंगा मैं, लूनर से कनेक्ट करना है चंद्रयान 2 को। तो इंडिया ऑल्सो अटेम्प्टेड टू सॉफ्ट लैंड और हार्ड लैंड क्या है, बहुत फर्क है, बट इंडिया ऑल्सो ट्राइड टू अटेम्प्ट दिस सॉफ्ट लैंडिंग इन दी साउथ साइड ऑफ द मून। तो यहीं से बात करते हैं,
हम लोग अपने चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 किसका प्रोजेक्ट है? इसरो के द्वारा है। चंद्रयान 1 जा चुका है। चंद्रयान 1 वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ओके, चंद्रयान है तो नाम से तो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो कि भाई इट इज मून। तो देखो, जहां पे नाम से कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, वहां पे काम में कंफ्यूज करेगा यूपीएससी। या तो नाम बिगाड़ेगा या काम बिगाड़ेगा, ताकि पेपर में 99% बच्चे रह जाएं। यही तो उसका काम है। देखो, यूपीएससी का प्रीलिम्स इज नॉट अ इट्स नॉट अ टेस्ट, इट्स अ एलिमिनेशन टेस्ट। आई ऑलवेज से इट इज एलिमिनेशन पेपर बिकॉज एवरीबडी, यूपीएससी वांट्स टू एलिमिनेट पीपल। आपको धक्का देके खुद घुसना है। यूपीएससी तो खुद धक्का देके भगाना चाहता है कि आप बाहर रहिए। पेपर ऐसा बनाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो। यू नीड टू बी एक्टिंग स्मार्टली एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। आप देखिए, चंद्रयान 2 के अंदर 3 चीजें थी। एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर, एक था रोवर। लैंडर को बोलते हैं विक्रम और प्रज्ञान बोलते हैं हम उसके रोवर को। तो लैंड करेगा एक लैंडर और उसमें से फिर एक रोवर निकलेगा जो चांद की सरफेस पे घूमता और कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके लाता। बट व्हाट हैपेंड, ऑर्बिटर तो अपनी जगह पे पहुंच गया, बट ऑर्बिटर से एक पूरा का पूरा लैंडर उतरा। बट ये जो लैंडर उतरा, हम चाह रहे थे सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। नाउ सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग में क्या फर्क होता है? देखो, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं प्लेन आ रहा है, दिस इज अ प्लेन, और ये प्लेन आता है धीरे 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 रनवे पे, और फिर आपने देखा होगा रनवे पे भी करीबन 1-1.5 मिनट चलता है और स्पीड को स्लो करके रुक जाता है। इस तरीके की लैंडिंग को बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब आराम से। बट सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको पता होना चाहिए कि फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू नो दी एटमॉस्फेयर, यू नीड टू नो दी किस तरीके से विंड चल रही है, किस तरीके से वेलोसिटी है, किस तरीके का टेम्परेचर है, किस तरीके से मैकेनिज्म है, कितना प्रेशर लग रहा है। अर्थ का तो हम जानते हैं, बट क्या हम लोग लूनर पर जानते हैं कि चंद्रयान पर जानते हैं? चांद पर नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से ऐसी चीजें होती हैं। इसीलिए तो इतना डिफिकल्ट बन जाता है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। और याद रखना, विश्व में सिर्फ मात्र 3 लोगों ने, मात्र 3 कंट्रीज ने ये इतना बड़ा फीट को अचीव किया है। इफ इंडिया वाज अगर इंडिया कर लेता इसको सक्सेसफुली, वी वुड हैव बिकम द 4th नेशन टू डू दिस इन द होल वर्ल्ड। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, रशिया, यूएसए एंड चाइना, दे आर द 3 कंट्रीज दैट हैव डन दिस टास्क, अचीव दिस सुपर ब्यूटीफुल फीट, एंड इंडिया वाज अमंग्स द 4। बट व्हाट हैपेंड, आप देखेंगे वी वर गोइंग वेरी स्मूथली जब चंद्रयान 2 हो रहा था, जा रहे थे इमीडिएटली आफ्टर अराउंड 2000 फीट डिसेंट, उसके बाद एकदम से चीजें चेंज हो गई। वी कुड नॉट प्रिडिक्ट समथिंग, सम एरर हैपेंड एंड आर लैंडर वो एकदम से हार्ड एंड क्रैश लैंडिंग करता है। तो आज भी वहां पर लैंडिंग हुई है। कई लोग बोलते हैं कि चंद्रयान 2 फेल हो गया, लैंडिंग ही नहीं कर पाया। अरे नहीं भाई, लैंडिंग तो कर पाया है, हार्ड लैंडिंग कर पाया है। आज भी वहीं पड़ा है वो। हार्ड लैंडिंग की वजह से थिंग्स आर नॉट वर्किंग इनटू द लैंडर एंड रोवर। हमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, उसी के लिए तो चंद्रयान 2 आया था। चंद्रयान 1 was launched through PSLV, but this चंद्रयान 2 was launched through GSLV Mark 3। अब मेरे को बात बताओ, GSLV Mark 3 कितनी स्टेज का है और PSLV कितने स्टेज का है, ये आपको पता होना चाहिए। PSLV 4 स्टेज, GSLV 3 स्टेज रॉकेट। देखो, ये है रॉकेट्स, 3 स्टेजेस के रॉकेट हैं, ये है 4 स्टेज का रॉकेट। तो आपको पता होना चाहिए कहां पे सॉलिड है, कहां पे लिक्विड है, कहां पे सॉलिड है, कहां पे लिक्विड है, कहां पर सॉलिड है, कहां पर लिक्विड है, और कहां पर क्रायोजेनिक है। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को भी पता रखिएगा। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है? हाइड्रोजन का यूसेज एट -253 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट। जीएसएलवी और पीएसएलवी के डिफरेंस को पढ़ लीजिएगा। एंड इवन आपको पता होना चाहिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज SSLV। तो सैटेलाइट स्मॉल लॉन्च व्हीकल भी इस बार न्यूज में था। पोलर सैटेलाइट तो रहता ही है, और GSLV Mark 3 ऑब्वियसली। GSLV Mark 2 और Mark 3 में क्या फर्क है, रेंज का फर्क है, वो भी आप पता लगा लीजिएगा। Mark 2 और Mark 3 में क्या फर्क है, यूपीएससी कैन आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन। और अगर मैं आपको एक बात बोलता हूं, GSLV Mark 3 को बाहुबली भी कहते हैं गाइस। तो ये बाहुबली किसे बोला जाता है? GSLV Mark 3। ओके, दिस इज सम ऑफ द पेलोड्स। सी देखो, हर चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट यूपीएससी कह सकता है चंद्रयान 2 में कौन कौन से पेलोड्स थे, मतलब कौन कौन सी चीजें थी। तो एक था क्लास, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नाम जानना है बस, क्योंकि यूपीएससी क्या बोलेगा, क्लास कहां से है, XSM बोलेगा, DFSAR, चेज 2, TMC 2,
यू नो रंभा DFRS, OHRC, इस तरीके से सवाल उठाएगा। बोलेगा बताओ क्लास और चेज जैसे जो ये कंपोनेंट्स है कौन से मिशन में लगाए गए हैं, गगनयान में, चंद्रयान में, शुक्रयान में या मंगलयान में। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। सो सिर्फ नाम पता होना चाहिए, काम से कोई लेना देना नहीं है इसका। नेक्स्ट इज योर ISPA। ओके, वन मोर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चंद्रयान। चंद्रयान 2 की कुछ फाइंडिंग्स थी जो न्यूज में थी, जल्दी से एक बार चंद्रयान 2 की फाइंडिंग्स देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, चंद्रयान 2 ने अभी हाल ही में ये बताया है दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ H2O, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल इज बीइंग प्रेजेंट इन द लूनर एरिया। तो लूनर एरिया अच्छा एक बात याद रखना, चंद्रयान 2 ने कैसे बताया? चंद्रयान 2 तो फेल हो गया, नहीं नहीं, चंद्रयान 2 जो सैटेलाइट है और वो तो घूम ही रही है, सिर्फ जो उसका लैंडर पोर्शन था वो फेल हुआ है। तो इवन दो वी गॉट फेल्ड बट 70% हम लोग सक्सेसफुल अभी भी हैं। तो चंद्रयान 2 ने अपनी फाइंडिंग्स भेजी हैं और चंद्रयान 2 के तहत H2O इज देयर। चंद्रयान 1 भी ये बात को बताता है बट एकदम से बिकॉज ऑफ दी ओल्ड टेक्नोलॉजी हम इसको बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहे थे और एकदम से इस चीज पर निश्चित नहीं थे कि दैट दे आर राइट और रॉन्ग, बट येस H2O इज प्रेजेंट, Chandrayaan says. What else Chandrayaan is saying? That magnesium is present here, magnesium and chromite is present here. Okay, so presence of metals also is told by your Chandrayaan 2. नेक्स्ट आपको एक चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, फटाफट से ISPA। इंडियन स्पेस एसोसिएशन इज द प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज। फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल, Adani, Ambani's, lot of people will come. This is a industry association. मतलब ये ISPA क्या है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन एक ऐसे फोरम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारे बिग लीडर्स, बिग कंपनीज विल ज्वाइन एज अ मेंबर। वाई? ताकि भारत कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ध्यान दे सके। फंडिंग्स, टेक्नोलॉजीज इन कंपनीज के पास हैं, तो भारत सरकार चाहती है कि एक ऐसी चीज आए ताकि भारत भी कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन को इस्तेमाल कर सके, जो कि एक्चुअल में स्पेस एक्स ने कमर्शियल क्यू प्रोग्राम से किया है। So SpaceX has done, Elon Musk has done all these things only, right? It is represented by leading homegrown and global corporations. So a lot of corporations are there. Independent agency on matters related to space technology. Next is InSpace. InSpace is Indian National Space Promotion and Authorization Center. 2020 में आया है। It is a level, देखो किस लिए? ताकि प्लेइंग फील्ड दे सके, लेवल प्लेइंग फील्ड। Now what is this level playing field? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है बराबरी कर सके, एक बराबर का प्लेटफॉर्म दे सके, ताकि दोनों लीडर्स या दोनों प्लेयर्स, कौन? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, बोथ कैन पार्टिसिपेट। आज की डेट में ओनली गवर्नमेंट के द्वारा पार्टिसिपेशन होता है, बट हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर पाए। इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट पार्टीज एंड असेस हाउ टू यूटिलाइज इंडिया स्पेस रिसोर्स एंड इंक्रीज स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज। नाउ लेट अस कम टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। NSIL को बोला जाता है मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। मार्केट करने के लिए यही बोला जाता है। मान लीजिए इसरो ने कोई भी चीज बनाई है, इसरो ने हाल ही में 51 सैटेलाइट्स करी थी, तो रिलीज करी थी या छोड़ी थी ऊपर, कई सारी चीजें इसरो करना चाहता है और इसरो के पास कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। PSLV हमारा बहुत ही शानदार रॉकेट लॉन्चर है, या मैं आपसे बोलता हूं GSLV। सो इफ इंडिया वांट्स टू यूटिलाइज द स्पेस सेक्टर, पैसा कमाना चाहता है, तो उसको मार्केट करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाई। एंड नेक्स्ट इज योर एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर 1992 में, और ये कमर्शियल आर्म है। इसको भी हम लोग मार्केटिंग आर्म बोल देते हैं। तो मार्केटिंग एंड कमर्शियल आर्म पहले वो था, बट कुछ पोर्शन ऑफ द मार्केटिंग आर्म आज की डेट में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को भी दे दिया गया है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी कमर्शियल काम करता है, मार्केटिंग काम करता है, एंड सेम इज विद द एंट्रिक्स। नेक्स्ट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप किसको रिप्लेस कर रहा है? हबल को। हबल स्पेस टेलीस्कोप इज इन ऑपरेशन राइट नाउ, बट इसको रिप्लेस करने की बात कर रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इट इज प्लान टू सक्सीड, इट विल प्रोवाइड इंप्रूव्ड इंफ्रारेड रेजोल्यूशन, मतलब बेटर तरीके से और अच्छी तरीके से चेक करेगा, जो हबल ने किया उससे ज्यादा करेगा। हबल ने क्या क्या चीजें चेक
करी हैं और हबल ने क्या क्या बताया है हमें। देखो हबल ने हमें बहुत कुछ बताया है। हबल ने हमें बताया है मून्स कहां पर है, एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स, बर्थ ऑफ स्टार्स, लो अर्थ ऑर्बिट में गया था 1990। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, बट इसी को सक्सीड करने के लिए अब भारत सरकार क्या ला रही है, ओ सॉरी भारत सरकार कह रहा हूं मैं, अब एक वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट्स ला रही हैं। कौन कौन सी, नासा, ईएसए एंड सीएसए, नॉट इसरो। ठीक है, इसरो नहीं है इसका मेंबर, ये याद रखिएगा बस। अगर आपको ये याद रहेगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप में इसरो इज नॉट अ मेंबर, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया। ईएसए, सीएसए एंड नासा इज द मेंबर्स। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट मैन्ड मिशन, जिसको हम लोग मिशन समुद्रयान कह रहे हैं। देखो चंद्रयान पढ़ लिया, अब समुद्रयान पढ़ लो। व्हाट इज मिशन समुद्रयान? अब मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए, गगनयान मिशन क्या है? बिकॉज ये यान मिशन आपको पता होने चाहिए। तो देखिए गगनयान मिशन आपको पता होना चाहिए, और शुक्रयान, ये दो मिशन के नाम बताइए फटाफट से। चंद्रयान मिशन तो आपको मैं बता चुका हूं, गगनयान मिशन किसके लिए है, एंड शुक्रयान मिशन क्या है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। खैर, फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन, समुद्रयान मिशन, इसके अंदर क्या है, 3 लोगों को भारत सरकार बोलती है। इंडिया इज प्लानिंग ऑन अ सबमर्सिबल व्हीकल, ऑब्वियसली थ्रू सबमरीन्स वी आर गोना we are gonna release the people, 3 people we are gonna port 6,000 meters deep underneath. So deep underwater, 6,000 meters, around 6 kilometer they will go. Then you need to know National Institute of Ocean Technology, who is implementing this program. This program is being implemented by National Institute of Ocean Technology. National Institute of Ocean Technology in 1993 Ministry of Earth Science के अंतर्गत आता है. The major aim of NIOT is to develop reliable indigenous technology to solve various engineering problems associated with harvesting of non-living and living resources in India's exclusive economic zone. तो देखो एक बात, NIOT का क्या मकसद है, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज इंडिजीनियसली डेवलप करना, मतलब भारत खुद से इतनी ही टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके ताकि कई सारी जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं हार्वेस्ट करने में, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलता हूं आज की डेट में व्हाई एवरीबॉडी सो मच इंटरेस्टेड इन साउथ चाइना सी, why the countries are so much interested in South China Sea? There are a lot of factors, but मैं आपको एक फैक्टर बताता हूं, because of the resources it possesses. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक फैक्टर है रिसोर्सेज इट पोजेसेस। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहेगा, क्रूड ऑयल, वहां पर नेचुरल गैसेस हैं, और वहां पर क्या पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, और वहां पर क्या पाया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है, दैट इज नोन एज मैग्नीशियम, or you will say तो see there are certain metals, certain things जहां पर आपको ऐसा पता चलेगा कि रेयर अर्थ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, लाइक दोज मेटल्स दैट आर यूज्ड इन योर सुपर सेमीकंडक्टर्स, दे आर बीइंग फाउंड देयर। सो ऐसे कई सारे मेटल्स हैं जो वहां पर पाए जाते हैं, मोस्टली वहां पे मैग्नीशियम पाया जाता है। सो इसी चीज के लिए तो इतनी मारामारी है। तो अब अगर मैं आपसे बोलता हूं भारत सरकार NIOT का क्या यूज करता है, उन्हीं तरीके के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज सच लाइक दैट जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रियन स्पेस फोरम एंड अमाडी 20 मिशन, ये भी न्यूज में रहा है। अमाडी 20 मिशन और ऑस्ट्रियन स्पेस प्रोग्राम क्या है, देखो एक्चुअल में नेगेव डेजर्ट जो इजराइल के अंदर है, उसके अंदर एक क्रेटर है, उस क्रेटर के अंदर मार्स जैसी कंडीशंस को जन्म दिया जा रहा है, स्टिमुलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग, मार्स में जाकर के जो चीजें होनी है उसी तरीके की क्रेटर्स के अंदर स्टिमुलेशन किया जा रहा है, और वो नेगेव डेजर्ट इजराइल के अंदर किया जा रहा है थ्रू अमाडी 20 मिशन। क्या भारत पार्टिसिपेट कर रहा है? नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इजरायली प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ मिशन अमाडी 20। मिशन अमाडी 20 किसका मिशन है? देखो मिशन अमाडी 20 इज द प्रोग्राम ऑफ ऑस्ट्रियन स्पेस फोरम शेड्यूल्ड इन 2018 टू 2028। इट इज द लेटेस्ट मार्स मिशन। किसके लिए है अमाडी? मार्स। तभी तो मार्स वाली कंडीशंस को
स्टिमुलेट कर रहा है, तो बेटर क्या होता है, हमेशा मार्स पे जाकर के पैसा खर्च करके वो चीज़ों को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, वो चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। सो बेहतर होता है कि आप अपने घर पर ही पहले उन चीज़ों को चेक कर लें, एक स्टिमुलेशन दे दें ताकि लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। वो नेगेव डेजर्ट में दिया जा रहा है। इजरायली स्पेस एजेंसी एंड डी मार्स हैबिटेट। Austrian Space Forum is a private organization made up of aerospace specialists. Next is your Sathi scheme. Sathi क्या है, देखिए साथी प्रोजेक्ट है. These are centers set up under the sophisticated analytic and technical help institute under the Department of Science and Technology. It avoids duplication of effort and reduce dependency on foreign sources. Centers will be readily accessible to academia, startups, manufacturing industries and research and development. So particularly यहाँ पर किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, ऐसे लोग यहां पर होंगे. साथी स्कीम क्या बोलता है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स. तो ऐसे एकेडमिशियंस, ऐसे लोग, नॉलेजेबल लोगों को इस इंस्टीट्यूट का पार्ट बनाया जाएगा जो कि एक्चुअल में डिलीवरी दे पाएं, जो कि एक्चुअल में बता पाएं कि नए रूट्स, नई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करनी चाहिए. एक्चुअल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ही ये पोर्शन है. तो देखो 3 सच सेंटर्स कहां पे सेटअप करे गए हैं, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, बीएचयू दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी. डीएसटीएस प्लान टू सेट अप 5 साथी सेंटर्स एवरी ईयर टिल 2024. सो यहां पर एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए, एक पूरा का पूरा चैम्बर होगा, वहां पे फैकल्टीज होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, स्कॉलर्स होंगे जो रिलेटेड नॉलेज देंगे बच्चों को, वहां के लोगों को रिगार्डिंग दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड. चलिए मिशन टू वीनस. मिशन टू वीनस में आपको एक बात याद रखनी है. मिशन टू वीनस, मैंने आपके लिए सारे मिशन टू वीनस एक जगह लिख दिए हैं, बट एक बात और याद रखिएगा, मिशन टू वीनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाई मिशन टू वीनस इज सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो मिशन टू वीनस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉस्फीन गैस अभी हाल ही में देखा गया था, फॉस्फीन गैस वहां पर मौजूद मिली है वीनस के अंदर. अभी वीनस के अंदर अगर फॉस्फीन गैस मौजूद मिली है, इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में वहां पर फॉस्फीन कैसे निकलता है. फॉस्फीन शोज द बायो सिग्नेचर. देखो फॉस्फीन इज अ बायो सिग्नेचर. Now, what is a biosignature? Biosignature, it is any substance such as element, isotope or molecule or phenomena that provides scientific evidence of past or present life. तो एक्चुअल में फॉस्फीन जो गैस होती है, ऐसा बोला जाता है या तो वो मैन मेड है या फिर वो एक तरीके से नेचुरली रिलीज होती है. बट जब वो नेचुरली रिलीज होती है, इसका मतलब वहां पर लाइफ है, और लाइफ है, और यही चीज को तो हम चेक करना चाहते हैं. बिकॉज इंडिया और द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव अर्थ. बिकॉज वॉट आफ्टर दिस अर्थ कोलैप्सेस, वैसे तो ऐसा ना हो, हम वही चीजों का प्रयास करना चाहिए. बिकॉज एज आई फील देयर इज ओनली वन अर्थ, इसके अलावा नहीं है. बट इस तरह की कंडीशंस वहां पे जनरेट नहीं हो पाएंगे जैसी यहां पर है. बट यहां पर यह बोला जा रहा है कि फॉस्फीन गैस अगर वहां मौजूद है, इसका मतलब ये बात मौजूद है वहां पर कि पास्ट में लाइफ रही है या फिर आज वहां पर एक लाइफ सस्टेन हो सकती है. उसी चीज के लिए वीनस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. सिर्फ हम नहीं, पूरा विश्व ध्यान दे रहा है. प्रोजेक्ट्स के नाम और कौन कर रहा है. डैवनिकी प्लस, डीप एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, नासा का मिशन है, याद रखिएगा. डैवनिकी इज नासा. वेरिटास, वेरिटास वीनस एमिसिमिटी, रेडियो साइंस, इनसाट, टोपोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, नासा मिशन. एन विजन आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ईएसए का विजन है. आकात्सुकी, आकात्सुकी मिशन जापानीज जाक्सा के द्वारा है. शुक्रयान 1 हमारा अपना मिशन है. शुक्रयान 1 इज इसरोज मिशन. नेक्स्ट, निसार मिशन. NASA and ISRO are collaborating on the NISAR mission. NASA ISRO synthetic aperture radar satellite aims to measure changes in the Earth surface globally. याद रखिएगा. चापिया मिशन. चापिया is again NASA's mission for Mars. Crew health and performance exploration mission. It is of Mars. चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिसीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज इसका प्रीवियस नाम है, ये भी न्यूज में रही है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिसीज कंट्रोल, इसका पुराना नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है. नोडल एजेंसी, इट इज इन द नोडल एजेंसी फॉर दी इन द कंट्री फॉर डिसीज सर्विलियंस. तो भारत के अंदर जो डिसीज का सर्विलियंस करता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिसीज कंट्रोल करता है.
जुलाई 1963 में ये बनता है और एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा इसका जो ओरिजिन देखा जाता है, इट कैन बी ट्रेस्ड टू द सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो। स्टार्टिंग में ब्रिटिश सरकार सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो बनाता है 1909 में। सो इट वाज इन द ईयर 1909 व्हेन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड दिस सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो, और फिर 1963 तक आते आते इसके नाम चेंज होते रहते हैं। जैसे इट वाज अगेन रीनेम्ड इन मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1938, और फिर 1963 में इसको आज का नाम दे दिया गया है। Next is India's Genome Consortium. India's Genome Consortium is a network of 10 laboratories. इसको बोलते हैं INSACOG. Okay, INSACOG, India's Genome Consortium. It aims at continuously monitoring the genomic changes of SARS-CoV-2 in India. जब कोविड आया भारत के अंदर, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोविड के आते ही आप जानते होंगे, हम डेली न्यूज में एक चीज देख रहे थे, कोविड म्यूटेट होता रहता है। समय समय पर म्यूटेट वाली बातें आप सुनते रहे होंगे कि भाई डेल्टा आ गया है, बीटा आ गया है, वेल्टा आ गया है, ये नई नई है ना, नए नए दिन नई नई इसकी बातें आ रही थी। बट ये नई बातें सिर्फ हमारे लिए थी नहीं, हमारी भारत सरकार ने एक कंसोर्टियम बना रखा है। कंसोर्टियम मतलब लैब्स का एक टोटल ग्रुप बना रखा है, और उसको बोला गया है कि जैसे ही कोई डीएनए के अंदर नया चेंजेस आता है, म्यूटेशंस आता है कोविड के या किसी भी वायरस की, आप इमीडिएटली उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करें। क्या करें? उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट करें। तो मेरी बात समझिए, एक नया वायरस आया आज, मान लीजिए जैसे ही डेल्टा वायरस आया, डेल्टा वेरिएंट आया, वायरस नहीं बोलेंगे वेरिएंट बोलेंगे क्योंकि सेम वायरस का ही एक दूसरा टाइप था। तो डेल्टा वेरिएंट के एंटर करते ही INSACOG या जो जीनोम कंसोर्टियम है उसने क्या स्टार्ट किए दिया? जीनोम सीक्वेंसिंग। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग करी ही क्यों जा रही है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखो, भारत सरकार ने एक बात बहुत क्लियर से आपको समझनी पड़ेगी, आप किस दुश्मन से लड़ सकते हो। देखो, जिस दुश्मन को आप जानते ही नहीं हो, कैन यू फाइट योर एनिमी इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट? यू कैन ओनली फाइट योर एनिमी यू हैव सर्टेन आइडिया रिगार्डिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी वर फाइटिंग कोविड. When the COVID came, we do not had any idea, but yes, we are prepared now. There are 10 laboratories in India that always do the genome sequencing, and they do the genome sequencing so that they get the idea regarding the enemy. तो आप क्या करते हैं, उस वायरस को पर्टिकुलरली पूरा का पूरा एक्सपैंड करते हैं और उसको चेक करते हैं कि उस वायरस में क्या है। देखो, उसको चेक करोगे तभी तो उससे रिलेटेड डिसीज का पता चलेगा, उसकी पॉजिटिविटी रेट का या केस फैटिलिटी रेट का, कि कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। केस फैटिलिटी रेट इज इसकी वजह से कितने लोगों की मृत्यु होती है। पॉजिटिविटी रेट इज कितने लोगों तक ये एमिट होता है, फैलता है एक व्यक्ति से। जैसे भारत के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, करीबन करीबन 40% पॉजिटिविटी रेट आ गया था। मतलब एक व्यक्ति करीबन करीबन 4 से 5 लोगों को फैला रहा था, बहुत ज्यादा आर का रेशियो आ गया था। फैटिलिटी रेट काफी कम रहा है भारत में इन कंपैरिजन टू यूएसए। बट आप उस दुश्मन से तब लड़ सकते हैं जब आपको उसके बारे में पता हो। और आपको अगर वैक्सीन बनानी है या कोई भी सोल्यूशन या ट्रीटमेंट बनाना है, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एंड दैट इज टू अंडरस्टैंड द वायरस फर्स्ट। अब उसी वायरस को समझने का नाम है जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग उसको बताता है। अब मैं आपको इस इमेज से कुछ समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप एक चीज जानते हैं, सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल, याद रखिए, करेक्ट। और कहां पे मौजूद होता है आपका जेनेटिक मटेरियल? देखिए, सिर्फ और सिर्फ सेल के न्यूक्लियस में होता है या कहीं और पर भी होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से, कहीं और पर भी होता है, याद करो। और देखो, चलो मैं आपको एनिमल का केस बता देता हूं, बट प्लांट का केस तो आप ही को बताना पड़ेगा कि प्लांट में कहां पर होता है। एनिमल में माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होता है, बट 99% न्यूक्लियस में होता है। प्लांट्स के केसेस में एक जगह और होता है, अब वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्लांट के केस में न्यूक्लियस और माइट्रोकॉन्ड्रिया के अलावा जेनेटिक मटेरियल कहां मौजूद होता है। खैर, इन न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो ये जेनेटिक मटेरियल है इस स्ट्रक्चर में होते हैं, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आप ये भी जानते होंगे कि देयर आर सर्टेन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर वो पेयर बिगड़ जाते हैं उसी की वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं एंड एबनॉर्मल बेबीज पैदा होते हैं। खैर, अब यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं, सी दिस क्रोमोसोम, इफ आई स्ट्रेच इट,
इफ आई जस्ट लॉन्गेट इट, इसको मैं ओपन कर देता हूं, जूम इन करके चेक करता हूं, तो मुझे पता चलेगा एक्चुअल में इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके से ये चेन में चलता रहता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर पर्टिकुलर डीएनए। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, वो पर्टिकुलर चीज जहां पर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसे हम डीएनए कह देते हैं। तो देखो, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, क्रोमोसोम्स के अंदर है डीएनए, एंटायर डीएनए, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर डीएनए। एंटायर डीएनए को बोला जाता है जीनोम, सारा डीएनए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनिमल की बात करी जाए तो डीएनए कहां कहां मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल। इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स को मैं टोटल जीनोम बोलूंगा। अब मैं बात करता हूं डीएनए, डीएनए किसकी, न्यूक्लियस के अंदर की। अगर मैं उसको ओपन कर दूंगा तो मुझे यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी, इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर में जिस पर्टिकुलर चीज कर मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसको मैं बोलूंगा जीन। जीन इज अ पर्टिकुलर थिंग इन द डीएनए। ठीक है, जीन इज अ पर्टिकुलर थिंग इन द डीएनए। और इस जीन को भी एक्सपैंड करते हो तो आपको पता चलेगा देयर आर बेसिस ऑफ पेयर्स, एटीसीजी आपने पढ़े होंगे, राइट। चलिए, ये प्रोसेस जो आप देख रहे हो ना, this entire process of opening and studying the system of the genes and the genetic material and knowing the order of the bases, you know कि A के साथ C आ रहा है, T के साथ G आ रहा है, क्या बेसिस के पेयर्स बने हुए हैं। इस तरीके के जो कंसेप्ट है, इस तरीके का जो सिस्टम है, उसे ही तो जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। सीक्वेंस करने का मतलब आप जानते हैं, किसी भी चीज को पर्टिकुलरली लिख देना, खोल देना। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, हम जीनोम को लिख कर रहे हैं, खोल रहे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं, हम पूरा का पूरा उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वायरस को एक तरीके से उसके डीएनए को ओपन करके समझना चाह रहे हैं। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि उसके डीएनए में कहां पर लूप होल्स हैं, किस प्रकार से वो ऐसा है कि वो म्यूटेट इतनी फास्ट कर रहा है, तभी तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ पाएंगे। उसे बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। दिस इज होल जीनोम सीक्वेंसिंग मेथड। देखिए, बैक्टीरियल कल्चर, डीएनए एक्सट्रैक्शन, साइंटिस्ट टेक बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम एन एगर प्लेट एंड ट्रीट देम विद केमिकल्स दैट ब्रेक देम ओपन, रिलीजिंग द डीएनए। फिर डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं, फिर इसकी कई सारी कॉपीज निकाली जाती हैं, उन कॉपीज को एनालाइज करा जाता है कंप्यूटर्स पे, एंड दैट इज नोन एज जीनोम सीक्वेंसिंग। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी से एक बात और पढ़ लेते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ पब्लिकली फंडेड इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट जो पर्टिकुलरली यूएसए, जर्मनी, कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, ऐसी कई सारी कंट्रीज के साइंटिस्ट ने मिलकर के करा। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत में नहीं है, पूरे विश्व के कई सारे लोगों का डीएनए चेक कर रहा है और उनके सीक्वेंस करना चाह रहा है, ताकि हमें ये बात समझ में आ सके कि कई सारे लोगों में कैसे प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उनकी डिसीजेस को समझने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया 1990 में, और इसको कंप्लीट करा गया था 2003 में। करीबन 25,000 लोगों पर यह प्रोजेक्ट करा गया था। उसी पर बेस्ड है भारत का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया 2020 में। इसमें 10,000 जेनेटिक सैंपल्स लिए जाएंगे इंडियंस के। तो 10,000 लोगों को सैंपलिंग के मेथड से चूज किया जाएगा और उनके डीएनए के स्ट्रक्चर्स को सीक्वेंस करके उनको रीड करा जाएगा, उनके बेसिस के पेयर को पढ़ा जाएगा, ताकि भारत के अंदर जो रेयर डिसीजेज हैं, ऐसी डिसीजेज जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जिनके खिलाफ हमारे पास ट्रीटमेंट्स बहुत कम अवेलेबल हैं, उनके खिलाफ लड़ाई कर सकें, हेरिडिटी डिसीजेस को खत्म कर सकें। उसके लिए हमारे पास डीएनए प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ कोविड से रिलेटेड। प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, पीएसए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं। यूपीएससी भी पूछ सकता है इन पे सवाल, टेक्नोलॉजी का नाम ही पूछ सकता है, या सिंपल ये बोल सकता है टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो मैं आपको टेक्नोलॉजी का नाम भी बता रहा हूं और उसका काम भी बता रहा हूं, फिर वेरिएबल डिवाइस के काम और नाम क्या है, एंड देन वी विल एंड अप दिस पर्टिकुलर क्लास। तो इसको समझने का ट्राई करिएगा, कोशिश करते हैं कि क्या
प्रॉब्लम है और किस प्रकार से यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सो मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की। यू मस्ट बी अवेयर एंड यू मस्ट बी remembering those time period when in Delhi there was a lot of shortage of the oxygen, and lot of shortage की वजह से oxygen concentrators were lot much in news. So when it was in the news too much, this technology was in the news. So इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले आप ये वाली फिगर को चेक कर सकते हैं और आप ये बात समझ सकते हैं मैं आपको यहां से क्या बताना चाह रहा हूं, दैट इन द एटमॉस्फेयर इज व्हाट, द लेयर, द ब्लैंकेट दैट एनवेलप्स द होल प्लैनेट, एंड वो किसकी बनी होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। और मैं यहां पर ये बोल रहा हूं गैसेस के मिक्सचर में पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन, 78%। सो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन 78% है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे 21% है, एंड रेस्ट आर दी अदर गैसेस जो आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, आर्गन, बैरॉन एंड ऑल दोस गैसेस। चलिए अब आपको एक प्रिंसिपल और समझना पड़ेगा एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन का, ताकि आपको ये बात समझ में आए। एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, यहां पर क्या बोला जा रहा है, पीएसए टेक्निक इज नोन एज प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन, नॉट एब्सॉर्प्शन। तो मैं आपको यहां पर एड्सॉर्बिंग बोल रहा हूं, नॉट एब्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में क्या फर्क होता है, देखो एब्सॉर्प्शन आप यहां पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि ये एक क्या है, फोम। जैसे आपने देखे होंगे घर में आपके फोम्स होंगे, और उस फोम के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पानी सोख लेता है वो फोम। तो जैसे ही आप पानी के ऊपर फोम डालते हैं तो पानी सोख लेता है, इट एब्जॉर्ब्स या एब्जॉर्ब्स, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर। तो इट एब्जॉर्ब्स मतलब यहां पर अगर आप देखोगे ये जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, ये एक्चुअल में अंदर चले जाते हैं, इट एब्जॉर्ब्स, ये एब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है। बट मैं यहां पर पीएसए टेक्निक में बात कर रहा हूं एडजॉर्प्शन, यहां पे डी है बड़ा बड़ा। तो ये एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेंट्स वो होते हैं जो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, जैसे मैग्नेट काम करती है ना दोस्तों, वैसे ही एडजॉर्बेंट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेट को आप जैसे ही लोहे की चीज पे लगाते हो एकदम से जाके चिपक जाती है, सिमिलरली एडजॉर्बेंट भी काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा मटीरियल है जिस पर ये वाले मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं बल्कि आकर के यहां पर चिपक जाते हैं, इसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन टेक्निक। इसी प्रिंसिपल पर आपकी पीएसए काम करता है और इसी प्रिंसिपल पर आपके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आरओ लगवाना है तो घर में बताओ खैर यहां तक आप ये वाली चीज देख पा रहे होंगे और आपके घरों में ये वाली चीजें मौजूद भी होंगी कि इस प्रकार से कई सारे फिल्टर्स आरओ में मौजूद होते हैं। अब मुझे कभी भी आपने कभी देखा है आरओ वालों को सर्विस करते हुए, आप खुद कभी इस फिल्टर को खोल के चेक करिएगा, आपको देखने को मिलेगा डर्ट पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं, एड्सॉर्ब्ड होते हैं उस फिल्टर के साथ, बिकॉज उस फिल्टर के अंदर सर्टेन ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि मिट्टी के पार्टिकल्स को अपने पास चिपका लेता है और सही पानी जाने देता है। तभी तो आरओ काम करता है, पानी को इसी तरीके से प्योरीफाई करता है। एड्सॉर्बेंट्स होते हैं अलग अलग। चलिए अब देखते हैं पीएसए टेक्नोलॉजी की इस प्रिंसिपल पर और कैसे काम करती है। एक सेकेंड गाइस। चलिए अब आपको यह समझना है कि मैंने यहां पर सबसे पहले देखो ये क्या है, एड्सॉर्बेंट। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है एड्सॉर्बेंट, ठीक है, काला काला। और इस काले काले एड्सॉर्बेंट को हम लोग बोलते हैं कार्बन मॉलिक्यूलर सीव। ये जो ब्लैक कलर का मटेरियल है इसे बोला जाता है कार्बन मॉलिक्यूलर सीव। अब ये जो कार्बन मॉलिक्यूलर सीव है इससे हम बोलते हैं इट्स अ एड्सॉर्बेंट। अब देखो कार्बन मॉलिक्यूलर सीव क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, यहां से हम लोगों ने एयर को फ्लश किया, एयर को अंदर डाला। एयर के अंदर तो दोनों चीजें होंगी ना, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी। अभी तो मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक जो गैस है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसमें तो नाइट्रोजन 71% है, ऑक्सीजन 21 है, सॉरी नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है और बाकी सब अदर गैसेस हैं। आप तो ओरिजिनल एटमॉस्फेयर की एयर को आप समझो फ्लश इन कर रहे हो, किसी तरीके से आप
अंदर की साइड इसको फेंक रहे हैं और यहां पर एक एड्सॉर्बेंट लगा है। अच्छा, ये एड्सॉर्बेंट क्या करता है? ये पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट की बात हो रही है अभी, जिसका नाम कार्बन मॉलिक्यूलर सीव है। ये क्या करता है? इसमें से ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को अपने पास चिपका लेता है। समझने की कोशिश करिए। एयर गई, देखो यहां से मान लो मैं कहता हूं एयर गई और मेरे को लास्ट में क्या चाहिए? नाइट्रोजन रिच। ये नाइट्रोजन रिच के लिए अभी, क्योंकि देखो बाहर कौन सी गैस आ रही है? नाइट्रोजन रिच। ऑक्सीजन में से मान लो जो एटमॉस्फेरिक जो गैस है उसमें से अगर मैं सारी ऑक्सीजन हटा दूं तो नाइट्रोजन रिच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो जो मिलने वाली हमें गैस है वही चीज मान लो मुझे चाहिए। अभी नाइट्रोजन समझते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन समझेंगे। तो नाइट्रोजन प्लांट्स में, नाइट्रोजन प्लांट्स एक्चुअल में इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो मोदी जी ने बोला था नाइट्रोजन प्लांट्स को कन्वर्ट कर दो ऑक्सीजन प्लांट्स में, वो देखेंगे कैसे हो रहा है। बट नाइट्रोजन प्लांट्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एक्चुअल में ये नॉर्मल एयर गई, बीच में आपने एक ऐसी चीज लगाई जो कुछ चीजों को एड्सॉर्ब करेगा। वो क्या है? कार्बन मॉलिक्यूलर सीव। वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने पास चिपका लेगा। तो देखो ऑक्सीजन को अगर इसके पास चिपका लोगे तो बाहर निकलने वाली हवा किस में रिच होगी? नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन प्लांट्स में इस तरीके से काम होता है। बट इसका सेम उल्टा प्रिंसिपल कहां पर काम होता है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। तो कॉन्सेंट्रेटर्स क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं हवा में। सेम प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एड्सॉर्बेंट अगर मैं चेंज कर दूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एड्सॉर्बेंट की क्वालिटी चेंज करनी है, उसका मटेरियल चेंज करना है। अगर मैं कार्बन मॉलिक्यूलर सीव की जगह क्या लगा दूं? जियोलाइट। ये एक और एड्सॉर्बेंट है। अगर मैं जियोलाइट लगा दूं, सिर्फ मुझे क्या बदलना है? ये एड्सॉर्बेंट। अगर ये एड्सॉर्बेंट मैंने चेंज कर दिया तो जो उस पर चिपकती है चीज, जो एड्सॉर्ब होती है, वो भी बदल जाएगी। तो मैंने लगाया जियोलाइट। जियोलाइट क्या करता है? अब ऑक्सीजन को नहीं अपने पास एड्सॉर्ब करता, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स को अपने पास एड्सॉर्ब करने लग जाता है। इफ इट एड्सॉर्ब्स नाइट्रोजन पार्टिकल्स तो व्हाट विल हैपन दोस्तों? अगर नाइट्रोजन के पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा तो बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होगी फिर? ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिच। और यही प्रिंसिपल पर आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स काम करता है। इस प्रिंसिपल को प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, बिकॉज प्रेशर से यहां पे एयर डाली जाती है और एड्सॉर्बेंट्स लगे होते हैं। एंड दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। देखो ये है कार्बन मॉलिक्यूलर सीव। दिस कार्बन मॉलिक्यूलर सीव्स एड्सॉर्ब्स क्या करता है? ऑक्सीजन। तो कहां पर यूज होता है? नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट्स में। ठीक है, ये क्या है? जियोलाइट। जियोलाइट किसको एड्सॉर्ब करता है? नाइट्रोजन को। तो जियोलाइट कहां पर यूज होगा? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट्स। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। चलिए अब बात करनी है पल्स ऑक्सीमीटर की। ऑक्सीमीटर का प्रिंसिपल भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किस तरीके से ऑक्सीमीटर काम करता है। किस तरीके से आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर उस समय हम बड़ा ज्यादा यूज कर रहे थे कोविड में, या किस तरीके से जो ये मेरी वॉच है ना, ये जो भी हम लोग वेरेबल वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस, या आज की डेट में हम लोग फोन के ऐप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा ऑक्सीजन किस प्रकार चल रहा है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या बताता है? सबसे पहले सीरम प्रेशर ऑक्सीजन, SpO2। आपने नाम सुना होगा, बोलते थे उस समय SpO2 की मात्रा गिर चुकी है। तो SpO2 क्या है? सीरम प्रेशर ऑक्सीजन, SpO2। प्लस एक और चीज बताता है, दैट इज हार्ट रेट। दो चीजों को डिफाइन करता है आपका ऑक्सीमीटर। चलिए अब इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डायग्राम दे रखा है यहां पर आपको एक चीज बता रहा है, ये क्या है? दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ना दोस्तों, एक बात याद रखना, ये जिस घोड़े पर सवार होकर दौड़ता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक घोड़े पर दौड़कर, एक घोड़े पर सवार होकर दौड़ता है और आपके पूरे शरीर तक ऑक्सीजन लेके जाता है। वो जो घोड़ा है उसे बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो व्हीकल है, वो गाड़ी है जिसके ऊपर सवार होकर ऑक्सीजन घूमता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे, खैर अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस हीमोग्लोबिन में और इस हीमोग्लोबिन में क्या फर्क है, कलर का फर्क रहने दीजिएगा, सिर्फ एक चीज का फर्क समझिएगा, यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है, देयर इज नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखिए नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बट यहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ है। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। यहां तक क्या आपको बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो परसेंटेज आता है एसपीओ2 का, आपने देखा होगा परसेंटेज में आता है 99% है हमारी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, 94 है, और डॉक्टर्स वर एडवाइसिंग कि भाई अगर देखो 70 से कम हो जा रही है तो आदमी बहुत ही बड़ी दुविधा में है, और इवन 80s में ही डॉक्टर एडमिट कर लेते थे, 80-85 बहुत हानि हो जाती थी, राइट, यू आर विद मी। तो यहां पर आप एक बात समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर एक भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, नहीं है, एक भी नहीं है। तो अगर एक भी नहीं है तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है आपकी बॉडी में कि नहीं है? आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ, अब ऐसा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 0% ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा। अगर आपका ऑक्सीमीटर 0% शो करता है, इट मींस आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन कंपैरिजन टू हीमोग्लोबिन वो है ही नहीं। तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से दिस इज 0%। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, देखो ये 50% है। अभी 50% मतलब टोटल मान लीजिए ये 16 है, 16, और इस 16 में से 8 पर, जो 8 हीमोग्लोबिन है उस पर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। तो 8 हीमोग्लोबिन पर अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो हम आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को क्या बोलेंगे? 50% है। 50% इज योर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। चलिए अब देखो, सारे मॉलिक्यूल्स पर मौजूद है तो क्या बोलोगे दोस्तों? 100% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है। तो याद करो, अगर आपकी बॉडी पे अब 80% है इसका मतलब क्या है, 90% है तो क्या मतलब है, 95% है तो क्या है, और 100% है तो क्या है? तो दिस 100% किसके कंपैरिजन में है कि कितने डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। जितने ज्यादा ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है उतने ही मात्रा में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन है। ये बात क्या आप मेरी समझ पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, आप समझ पा रहे हैं क्या? चलिए अब बात करते हैं फोटोप्लेथिस्मोग्राफी, पीपीजी टेक्नोलॉजी किस प्रकार काम करती है। तो आप अगर वो बात समझ चुके हैं ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, तो अब आपको पीपीजी समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। पीपीजी टेक्नोलॉजी, हाउ डज दिस पीपीजी टेक्नोलॉजी वर्क्स? फोटोप्लेथिस्मोग्राफी टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता देता हूं, पहली बात तो ये फोटोप्लेथिस्मोग्राफी टेक्नोलॉजी पीपीजी कहां कहां पर यूज होती है? आपके एप्स में यूज होती है जो बताते हैं आपका हार्ट रेट्स, बीपी रेट्स, है ना, ये सब जगह यूज होती है। जो आपके वेरेबल डिवाइसेस हैं आज की डेट में, उस पर भी ये इस्तेमाल होती है। सो इस टेक्नोलॉजी को वर्किंग के लिए सबसे पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, एक एक करके चलते हैं। एवरी लाइट, आपको पता है वैसे तो व्हाइट लाइट का मतलब क्या है? व्हाइट लाइट का मतलब है, अगर आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट निकालते हो, ये तो आप बचपन में पढ़ ही चुके होंगे कि 7 कलर में टूट जाती है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, है ना। इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं, तो ये जो विबग्योर है इसका ही हम लोग 7 रंग बोल देते हैं। अब ये जो विबग्योर है पर्टिकुलरली यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एवरी पर्टिकुलरली जो रे है या एवरी कलर फ्रॉम द व्हाइट कलर, अगर मैं सारी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर्स आ रहे हैं उनमें सबकी वेवलेंथ चेक करूं तो वो अलग अलग आएगी। अगर सबकी वेवलेंथ चेक करोगे सो इट विल बी डिफरेंट, एवरी कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ। तभी तो आपको देखने को मिलेगा कि रेड लाइट में रेड कलर ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब ये आप आंसर जानते हैं रेड लाइट्स में क्यों रेड कलर ही इस्तेमाल होता है और बाकी कलर्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। या फिर सन जब एक तरीके से डूब रहा होता है या क्या कहते हैं अपने मतलब इट इज राइजिंग, तो रेड कलर ज्यादा दिखता है, ऑरेंज कलर। तो ये बातें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आपको पता होगा। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एवरी कलर हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ,
दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। पीपीजी जो आपके ऑक्सीमीटर में भी है, आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर में लाइट्स आती थी कहीं से, देखा होगा कभी, है ना। सेम इज द केस विद योर फोन्स। जब फोन के थ्रू आप करते हैं तो आपके फोन से इंफ्रारेड लाइट निकलती है ऑब्वियसली। जब आपने कोई घड़ी पहनी है, वेरिएबल डिवाइस, तो आप उस घड़ी के पीछे खोल करके चेक करेंगे तो आपको दिखेगा इसके पीछे सर्टेन लाइट्स एमिट होती हैं। तो मैं कहता हूं देखो एक्चुअल में प्रिंसिपल क्या करता है, लाइट एमिट करता है। यहां पे एक लाइट एमिटिंग डिवाइस होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, सो दिस लाइट एमिटिंग डायोड रिलीजेस अ पर्टिकुलर लाइट। कौन सी लाइट निकालता है, रेड और इंफ्रारेड लाइट, दो लाइटें निकालता है। ये बात याद रखिएगा, लाइट निकलेगी दो, एक रेड निकलेगी और इंफ्रारेड निकलेगी, और इन दोनों की वेवलेंथ अलग होगी। चलिए तो देखिए यहां पर इस फोटो में आपको बेटर समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां से रेड लाइट निकाल दी गई और यहां से इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड लाइट को यूज किया जाता है, और यहां पर होते हैं लाइट डिटेक्टर। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो देखो जब आप उंगली पर वो ऑक्सीमीटर पहनते हैं या घड़ी पहनते हैं, तो मान लीजिए उंगली पर पहनते हैं तो एक तरफ जो लाइट निकलती है, एक तरफ, दूसरी तरफ उस पर सेंसर लगा होता है जो लाइट को चेक करता है। तो एक हाथ पर लाइट होगी और दूसरे पे सेंसर होगा। देखो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, यहां पर सेंसर लगा होगा, यहां से लाइट निकलेगी, सेम लाइट एंड सेंसर। अब आप एक चीज देखो, सबसे बड़ी बात यहां पे क्या बोला जा रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं यहां पर आपसे ये बोल रहा हूं, अगर आपकी बॉडी में हाई कॉन्सेंट्रेशन है किस चीज का, अगर आपकी बॉडी में हाई कॉन्सेंट्रेशन है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का, मतलब ये वाला, देखो उल्टा मत समझिएगा, दोबारा से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, या उल्टा बोल सकता हूं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। बताओ अब बात समझ में आ रही है। चाहे हाई कॉन्सेंट्रेशन बोलूं किसका, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, या फिर मैं बोलूं हाई लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब अगर ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है, यहां पर आप देखो ऑक्सीजनेटेड वाले ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि डीऑक्सीजनेटेड कम होगा। और अगर मैं आपसे बोलता हूं लो कॉन्सेंट्रेशन में, देखो यहां पे सिर्फ कम है क्या, ऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है। अब मैं आपसे यहां पर क्या बोल रहा हूं, देखो जब लाइट यहां से पास करी जा रही है, सो लाइट कौन सी यहां तक पहुंच रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहां पर देखने को मिलेगा, देखो जब इंफ्रारेड और रेड लाइट को एमिट करा जा रहा है यहां पे, सो एक्चुअल में एक लाइट वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर नीचे सेंसर लगा है। तो आपकी जैसी ही रेज में से लाइट निकली है, आपकी बॉडी के अंदर जितना ऑक्सीजनेटेड परसेंटेज मात्रा में खून होगा, उसके अकॉर्डिंग सर्टेन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सर्टेन लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह बात बताइए कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी, रेड लाइट एब्जॉर्ब होगी या इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब होगी। देखिए दोबारा से इसी डायग्राम को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक बार और देखिए इसको, ये वाला जो डायग्राम है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में रेड ब्लड सेल्स हैं, या फिर मैं आपसे बोल रहा हूं हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, मतलब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, उस वाले केस में कौन सी लाइट आपके सेंसर तक पहुंचेगी और कौन सी लाइट नहीं पहुंचेगी, ये आप बताओ। दिस इज माय पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढो, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको ये बात क्लियर नहीं होने वाली है। आप जब तक खुद सर्च नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं ये बात क्लियर होगी। क्योंकि एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर रंग, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल इस बॉटल का कलर ब्लू क्यों दिख रहा है,
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये बॉटल का कलर ब्लू क्यों दिखता है या किसी भी चीज का कलर व्हाइट क्यों दिखता है। तो अगर वो व्हाइट दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि सारी के सारे रंग एब्जॉर्ब कर लिए हैं। और मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी चीज का रंग काला दिख रहा है, काला दिखने का मतलब क्या है कि सारे के सारे रंग रिफ्लेक्ट कर दिए हैं। तो ये क्या प्रिंसिपल है इस पर आप एक बार सोचिए समझिए। बट मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूं, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ज्यादा होगा, तो कुछ मात्रा में एक रे निकलेगी एक कलर की, दूसरी नहीं निकलेगी। और उसी के एक पूरे के पूरे एनालिसिस से देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, रेड वाली जो रे है वो ज्यादा है और इंफ्रारेड कम है। रेड वाली रेज सारी की सारी हैं और इंफ्रारेड कम है। तो फिर उसके ऊपर एक कैलकुलेशन करेगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या बताएगा कि वही 100% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है। सो ये बात समझनी पड़ेगी आपको, विच लाइट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एंड विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। तो ये बात अगर आपको क्लियर आ गई समझ में, कौन सी लाइट पास हो जाती है और कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है कंप्लीटली, तो आपको ये गेम भी समझ में आ गया कि पीपीजी कैसे काम करता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, इसका आंसर मैं दूंगा आपको पूरा डिटेल रूप से, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, आप लोग भी एक आंसर लिखने की कोशिश करें, थोड़ा समझें इस टॉपिक को। सो देखिए इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में भी हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड ये सिर्फ प्रीलिम स्पेशल प्रोग्राम है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए बस मेरे को आपको इतना ही बताना था। टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से हम कई सारे करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं, बट आई होप आप लोग उनको पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। प्रीलिम्स में ज्यादा समय नहीं है, पुरानी चीजों पर ज्यादा फोकस करें, स्टैटिक पोर्शन पर ज्यादा फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। कल मैं आप लोगों को मिलता हूं ज्योग्राफी मैपिंग के साथ। तो ज्योग्राफी के मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ सकता है इस साल, वो मोस्ट प्रोबेबल जितनी भी ज्योग्राफी की मैपिंग होगी हम लोग कल कवर करेंगे। Till then, thank you so much. I'll see you tomorrow on the same time, 11 to 1 p.m. with geography and mapping based questions. Thank you so much.